चलो शुरू करें। आपके जो पत्र हैं, एथिक्स के क्लास के बाद कौन सी चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी समझ डेवलप हो जानी चाहिए थी, जैसा कि आप बोलते हैं, ग्रे शेड दिखना चाहिए। लेकिन कई दिनों से द्वंद्व है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि ड्रिंक करना कहाँ तक नैतिक है या पूर्णतः अनैतिक है। जो व्यक्ति कभी कभी कैजुअली बस साल में 2-3 बार पीता है, हमारे परिवार में उसे क्या कहकर मना करना चाहिए या नहीं मना करें। लेकिन समाज में जितने हादसे होते हैं उनका रीज़न भी यही होता है। कभी कभी सही निर्णय लेना बस हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, दूसरों के लिए भी ज़रूरी होता है। अमीर लोग जो थोड़े समझदार हैं वो कभी कभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को इससे बढ़ावा मिलता है, जैसे शादियों में अलाउ करना। तो क्या हमें बड़े स्तर पर इसे रोकने के लिए अपने परिवार में जो साल में 2-3 बार पीता है उसे मना करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा, भले ही संक्षेप में, क्योंकि एथिक्स क्लास खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा द्वंद्व खत्म नहीं होगा। और बाकी क्लास करके बड़ा मजा आया, चीजें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच सर। ये बताना चाहेंगे किसका है पत्र? आपका है? हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात में, क्योंकि इंडिविजुअल एथिक्स और सोशल एथिक्स में ना अंतर होता है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि कोई भी समाज उतना ही सभ्य है जितना वो मनुष्यों को उनके जैसा होने की छूट दे पाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ड्रिंक करना पसंद है और इस बात की गारंटी है कि वो समाज का नुकसान नहीं करेगा, कंट्रोल्ड है, तो सब पे तो शौक अलग अलग हो सकते हैं ना। अगर किसी को ऐसा शौक है कि वो ड्रिंक करे, लेकिन ना बदतमीजी करेगा, ना डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, ना उसके बाद वाहन चलाएगा, ना ही किसी के साथ भी बदसलूकी करेगा, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को रोकने का औचित्य हमारे पास है नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, सिर्फ ये थोड़ा है। और यदि आपको ऐसा लगने लगे कि ड्रिंक करना अपने आप में ही गलत है, सामाजिक नुकसान होते ही, जैसे बिहार सरकार ने किया, तो मैं बिहार सरकार के निर्णय से भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि एक ऐसी आज़ादी जो कुछ व्यक्तियों की आज़ादी है और समाज में बहुतों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे। जैसे फ्रांस के समाज में इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ड्रिंक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वही कल्चर का हिस्सा है। वहां का लगभग हर व्यक्ति हर भोजन के साथ ड्रिंक करना पसंद करता है और उनके कल्चर का हिस्सा है। बहुत थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, उससे प्रभावित वैसे नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी इलाके में कल्चर का हिस्सा वो नहीं है और गरीबी बड़े पैमाने पे है, पिछड़ापन बड़े पैमाने पे है, और इस चीज को परमिट करने से समाज का नुकसान कुल मिलाकर ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल कसौटी वही है, तराजू। ये शराब की अनुमति देने से जो कुल सामाजिक संतुष्टि बढ़ती है और जो कुल सामाजिक नुकसान बढ़ता है, उसको तोल के देखना पड़ेगा। और यदि कुल सामाजिक नुकसान ज्यादा है तो कुछ व्यक्तियों की आजादी को दमित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कुल सामाजिक नुकसान उतना नहीं है तो किसी की आजादी को बिना बात के दमित करना ये ठीक नहीं है। इसलिए समाज में कुछ लोग पीना चाह रहे हैं, हमसे कुछ नहीं कह रहे, तो हमें क्या दिक्कत है? पिए, बस बदतमीजी ना करें, नुकसान ना करें। और शराब से ज्यादा नुकसानदेह सिगरेट है। शराब के नुकसान की सबसे रोचक बात है कि जो पीता है उसी को होता है, सिगरेट को जो नहीं पी रहा उसको भी नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले कहूंगा कि सिगरेट को बैन करना चाहिए पहले, अगर करना ही है सिगरेट बीड़ी को। शराब का नंबर तो उसके बाद आना चाहिए। ठीक है। किन कारणों से कहा गया कि सुकरात तो मर गया किंतु प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया? इसलिए कहा गया कि प्लेटो का दर्शन मोटे तौर पर उन सब मान्यताओं को लेकर चलता है जो मान्यताएं सुकरात ने मानी थी। इसलिए प्लेटो और सुकरात का दर्शन बहुत नजदीक है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात मरने के बाद भी प्लेटो के दर्शन में दिखता है। और दूसरा इसलिए कहते हैं कि प्लेटो ने अपने हर डायलॉग में, हर पुस्तक में अपनी बात किसके नाम से लिखी? सुकरात के नाम से लिखी। इसलिए प्लेटो को पढ़ते हुए लगातार सुकरात ही सामने आता है, न कि प्लेटो खुद सामने आता है। इसलिए अंतिम, विकासवादी विचारधारा से निम्नलिखित का संबंध डालें। नंबर 1, एडवर्ड बर्नस्टीन, विकासात्मक समाजवाद। इनका जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, इसका संबंध उस इवोल्यूशनिज्म से नहीं है। इसका संबंध केवल इस बात से है कि समाजवाद रिवोल्यूशन से नहीं आएगा, इवोल्यूशन से आएगा। रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति, हिंसक क्रांति, एक झटके में समाजवाद आएगा। और यहाँ इवोल्यूशन का मतलब है धीरे धीरे आएगा, सामान्य गति से आएगा। और दूसरा है, अरविंदो के दर्शन का आधार भी विकासवाद पर आधारित है। अरविंदो का तो ही दर्शन विकासवाद। अरविंदो ने जो तीसरा हिस्सा लिया ना, अगर आपने अरविंदो को पढ़ा, हमने जो बताया था कि 8 हिस्से हैं सृष्टि के विकास के, पढ़ा ना, कि पहले ईश्वर खुद को नीचे ले आता है, उसको बोलते हैं अवरोहण या इनवोल्यूशन कहते हैं। अरविंदो ने बड़ी रोचक बात की। अरविंदो ने कहा कि शुरू में केवल ईश्वर था, तो जड़ जगत बना कैसे? सवाल ये भी तो है। तो कहते हैं कि इवोल्यूशन यानी कि आरोहण से पहले इनवोल्यूशन यानी कि अवरोहण होता है। अवरोहण का मतलब है ईश्वर का खुद को अज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तुत करना, प्रविष्ट करना। प्लंज ऑफ गॉड इनटू द इग्नोरेंस, इनटू द डार्कनेस, ये वाक्य उसने बोला। तो पहले ईश्वर खुद को नीचे के स्तर पर ले आता है और फिर नीचे का स्तर इवोल्यूशन करते करते वापस ईश्वर बनने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसमें सबसे नीचे क्या था? जड़ था, फिर प्राण, फिर मन यानी कि जो मनस है, जो मनुष्य का बेसिक मन है। उसके बाद आया जिसको बोलते हैं माइंड। माइंड का मतलब बुद्धि या मनस जो कहना चाहिए। फिर उसके बाद सुपर माइंड, या जिसको सुपर माइंड के हिंदी में क्या था शब्द? अति मानस ना, अति मानस आएगा। तो यहाँ जो इवोल्यूशन है, ये डार्विन के इवोल्यूशनिज्म से थोड़ा प्रभावित भी है, अलग भी है। क्योंकि डार्विन का इवोल्यूशनिज्म, मैंने एक वाक्य बोला था उस समय, वो यांत्रिक है, मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब होता है कि जो सिस्टम अपने आप चल रहा है, जो किसी ने डिजाइन नहीं किया हुआ है। तो डार्विन का इवोल्यूशनिज्म मैकेनिकल है, यांत्रिक है, जबकि अरविंदो का जो इवोल्यूशन है वो टेलियोलॉजिकल है, यानी कि प्रयोजनवादी है। प्रयोजनवाद का विपरीत शब्द इस मामले में होता है मैकेनिकल। अगर आप मानते हैं कि दुनिया अपने आप बन गई है, दुनिया अपने आप चल रही है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म, कि दुनिया एक मशीन है, स्वचालित मशीन है, स्वनिर्मित मशीन है, अपने आप बन गई, अपने आप चलती है।
इसमें ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया एक सिस्टम है किंतु सिस्टम बनाने वाला कोई है और सिस्टम ठीक से चले ये देखने के लिए भी वो काम करता है ईश्वर, तो आप कहेंगे कि आप मानते प्रयोजनवाद को, टेलियोलॉजिज्म को। और इसका मतलब यदि दुनिया में विकास हो भी रहा है अरविंदो के हिसाब से, तो वो विकास ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा निर्मित प्रक्रिया है और ईश्वर द्वारा कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है। तो डार्विन मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। डार्विन के हिसाब से वो सब कुछ यांत्रिक रूप में चल रहा है। ये प्रश्न किसका था? बर्नस्टीन। बड़ा अच्छे से पढ़ रहे हो इसका मतलब, आप इतना कंपेरिजन कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जहां जहां इवोल्यूशन शब्द है उन्होंने सारी तुलनाएं पूछ ली, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? ठीक है। कल हमने जो टॉपिक था लास्ट में खत्म हो गया था, कौन सा था? हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, इवोल्यूशनिज्म। और उसमें स्पेंसर का जो विचार था वो पढ़ लिया था, उतना काफी था। अब जो टेलियोलॉजी है उसमें एक ही विचार बचा, उसका नाम है पूर्णतावाद या आत्मपूर्णतावाद, यानी कि परफेक्शनिज्म। पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म, ठीक है। देखिए, पूर्णतावाद एक तरह से रिसरेक्शन या पुनरुत्थान है एक पुराने विचार का, जो विचार बहुत पहले आ चुका था। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय ले लें कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। ये विचार जिस वजह से डेवलप हुआ वो है डार्विन के इवोल्यूशनिज्म का विरोध। डार्विन का कहें या बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म कहें, क्योंकि डार्विन के साथ कुछ और भी लोग विचार दे रहे थे। डार्विन तो उनमें से एक था। डार्विन अकेला बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिस्ट नहीं था, उन सब में से एक था। और डार्विन ने यह कह दिया था कि जो इवोल्यूशन के नियम है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के नियम है, वो नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया के हर विषय में, हर क्षेत्र में लागू होते हैं। यहाँ तक कि इथिक्स की दुनिया में भी इवोल्यूशन के नियम लागू होते हैं। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत थी। तो जिन्होंने कहा कि डार्विन का इवोल्यूशनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म गलत है। क्यों गलत है? नैतिकता की दुनिया में गलत है, वैसे बेशक ठीक हो। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म नैतिकता की दुनिया में ठीक नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह का सिद्धांत देना शुरू किया, इनको हम बोलते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट हैं। और यदि कोई आपसे पूछे कि परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो परफेक्शनिज्म या मतलब मैं इसके बाद बताऊं, पहले देख लीजिए कौन कौन लोग हैं इसमें, समर्थक इसके कौन कौन हैं, फिर इसके मतलब पे आते हैं। बहुत गहराई में देखेंगे तो इसका समर्थन प्राचीन काल में कुछ लोगों ने किया था, और प्राचीन काल का वह विचार एग्जैक्टली या कम से कम 90%, 95% वही है जो आधुनिक काल में यह विचार बना। प्राचीन काल में तीन लोगों में मुख्य रूप से, एक सोक्रेटिस, दूसरा प्लेटो और तीसरा एरिस्टोटल। इन तीनों का जो विचार दिखता है हमें प्राचीन काल में, वो लगभग वही है। अगर आपको ध्यान हो, अरस्तु के संदर्भ में एक शब्द आया था बार बार, जो प्लेटो के संदर्भ में भी आ गया था, यूडेमोनिज्म। सुना वो लग रहा है आप लोगों को ऐसा शब्द कोई? जिसको अरस्तु के संदर्भ में विशेष रूप से, प्लेटो के संदर्भ में सामान्यतः यूडेमोनिज्म कहा गया था। उस यूडेमोनिज्म का हिंदी अनुवाद था आत्मप्रसादवाद। और मैंने उस समय भी आपसे ये बात कही थी कि आत्मप्रसादवाद लगभग वही सिद्धांत है जिसको परफेक्शनिज्म भी कह सकते हैं, और आधुनिक काल में परफेक्शनिज्म बनकर ये फिर से उभरने वाला है। तो आज वो कंटेक्स्ट है जहां ये सिद्धांत फिर से आने वाला है। ठीक, आधुनिक काल में जब इवोल्यूशनिज्म आया डार्विन का, तो उसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो आधुनिक काल में इसके समर्थक कौन कौन है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हीगल। हीगल एक प्रत्ययवादी विचारक है। अभी समझेंगे प्रत्ययवाद क्या होता है। हीगल के बारे में बेसिक हमने पढ़ा हुआ पहले भी, आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हीगल के साथ एक विचारक प्रसिद्ध हुआ इस सिद्धांत में, जिसका नाम है ब्रेडले। क्या ले? ब्रेडले, ब्रेडले ऐसे, ठीक है। और तीसरा है टी एच ग्रीन। ग्रीन यानी कि हरा, तो टी एच ग्रीन के नाम से जानते हैं, टी एच ग्रीन। तो जब भी कोई पूछे परफेक्शनिज्म में कौन लोग हैं, ये तीन सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तीन के अलावा जो थोड़े से कम प्रसिद्ध लोग हैं, उनमें एक व्यक्ति है फिक्टे। इनका नाम कभी सुनने को मिला आपको फिक्टे का? फिक्टे बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है जिसका कांट पर खूब असर है। फिक्टे के समानांतर एक और दार्शनिक था, शेलिंग। फिक्टे, शेलिंग और बोसांके, ये तीन दार्शनिक हमेशा आपको साथ साथ पाए जाएंगे दर्शन की दुनिया में। ये तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और लगभग ये 6 के 6 एक साथ पाए जाते हैं। इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण पहले तीन हैं, जिनमें से एक का नाम हीगल, एक का नाम ग्रीन और एक का नाम ब्रेडले। ठीक है, ये मैं नाम आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि कहीं इनमें से कोई नाम सामने आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी विचारधारा क्या है, फिर उस विचारधारा को ध्यान में रख के उसके बारे में लिख सके। सिर्फ इसलिए, वरना इसके बारे में लिख से प्रश्न नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, कथन लिखा हुआ है, इसकी व्याख्या करो, और कथन के बाद लिखा हो फिक्टे, तो आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का कहने का पर्सपेक्टिव क्या होगा। उस पर्सपेक्टिव से व्याख्या करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चलिए। अब इन लोगों ने क्या विचार दिया, इसको हम सीधा इसका नैतिक पक्ष लेके समझना शुरू करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। पूर्णतावाद का जो विचार पक्ष है, वो विचार पक्ष क्या है? और ये विचार पक्ष तीनों में सामान्य रूप से एक ही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म का विरोध करते हैं। सबसे पहली बात है कि इनको जैव विकासवाद या जैविकीय विकासवाद, बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म पसंद नहीं है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म किसने दिया था आपको पता ही है, डार्विन ने दिया था। और इनको ये क्यों पसंद नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें। अगर आप इवोल्यूशनिज्म की दुनिया में जाएंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा
कि पशुओं में और मनुष्यों में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म की दिक्कत जो इनको लगती है वो ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म मानता है कि मानव और पशु में जो अंतर है वो केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक अंतर नहीं है। इस बात को यूं समझें कि पहले के बहुत सारे लोग ऐसा मानते रहे कि मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है जबकि पशु विवेकशील नहीं होते हैं। यानी कि मनुष्य में एक ऐसी चीज है जो पशुओं में नहीं है। और मैंने कल ही आपसे कहा था कि यदि इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट अलग है तो गुणात्मक अंतर है, और यदि सेम इंग्रेडिएंट की मात्रा अलग अलग है तो अंतर कौन सा है? मात्रात्मक अंतर है। तो एक लंबे समय तक जैसे अरस्तु ने ऐसा माना, डेकार्ट ने ऐसा माना, बहुत लोगों ने माना, सार्थक ने ऐसा माना कि मनुष्य में चिंतनशीलता, विवेकशीलता का गुण है जबकि पशुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। तो एक भरोसा था कि हम पशु पक्षियों से ऊंचे हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे महान हैं। डार्विन ने क्या साबित कर दिया? डार्विन ने साबित किया कि हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़े हुए लोग हैं। और इसमें यह भी स्पष्ट हुआ कि विवेकशीलता मनुष्यों में एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी मात्रा ज्यादा है, लेकिन कम मात्रा में चिंतनशीलता, विवेकशीलता बाकी स्पीशीज में ही पाई जाती है। और इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य बाकी पशु पक्षियों, बाकी स्पीशीज से केवल क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है, गुणात्मक रूप से भिन्नता उसमें नहीं है। और ये कहते ही उसने क्या किया कि मनुष्य का जो महत्व था, मनुष्य की जो गरिमा थी, जो सदियों से मानी जा रही थी, उस गरिमा को नीचे कर दिया। इनका मानना यह है कि मनुष्य और पशु की तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पशुओं से गुणात्मक रूप से बेहतर प्राणी है, उनसे उच्च प्राणी है। इसलिए पशु समाज के नियम या पशु जैविकी के नियम मनुष्य पे अप्लाई करना अपने आप में ठीक नहीं होगा। तो इनके विचार पक्ष की पहली बात यह है, और इसीलिए ये डार्विन के बायोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म के खिलाफ अपना सिद्धांत लेके आए हैं। फिर दूसरी बात, अगर इनसे पूछे कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि, और आत्मसिद्धि के लिए अंग्रेजी में शब्द चलता है सेल्फ रियलाइजेशन। जीवन का उद्देश्य आत्मसिद्धि या सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मसिद्धि क्या है? आत्मसिद्धि का मतलब है कि अपनी सारी क्षमताओं का अधिकतम विकास करना। तो व्यक्ति के भीतर जो कुछ भी छिपा है, अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास करना, यह है आत्मसिद्धि। और इस आत्मसिद्धि से मिलता क्या है अंततः? ये कहते हैं कि आत्मसिद्धि से जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं आनंद। और ये आनंद जो है, ये आनंद वही है जिसको अरस्तु जैसे लोगों ने कहा था यूडेमोनिया। ये वही आनंद है, ये सुख नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, ये आनंद है। और आनंद कैसी चीज है? बहुत क्षणिक होता है कि स्थायी किस्म का होता है? स्थायी है, स्थिर है, धीमा है, मन को शांत करने वाली चीज है। ऐसा आनंद मिलता है कैसे? आत्मसिद्धि से मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है आत्मसिद्धि करना। अंतिम पक्ष यह है विचार पक्ष में कि आत्मसिद्धि कैसे होगी, आत्मसिद्धि का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो इन लोगों ने कहा कि आत्मसिद्धि का जो कंसेप्ट ये लेके चल रहे हैं, ठीक वही कंसेप्ट जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु लेके चल रहे थे वैसा ही है। आत्मसिद्धि के लिए जरूरी है संतुलन या समन्वय। ये बात आपको ध्यान होगा, ये प्लेटो ने भी कहा था और अरस्तु ने भी कहा था। बैलेंस। आत्मसिद्धि करने के लिए दो चीजों में, बल्कि दो चीजों के दो सेट्स में संतुलन स्थापित करना होता है। तो ये संतुलन किसके बीच स्थापित करना है? तो इन्होंने दो पक्ष बता दिए हैं। पहला, आपको ध्यान होगा, कुछ लोग केवल और केवल वैराग्य के रास्ते पर जाते हैं, कुछ लोग केवल और केवल भोग के रास्ते पर जाते हैं। वैराग्यवादियों को एसेटिस्ट या एसेटिज्म कहते हैं या रिगरिज्म कहते हैं, और जो भोगवादी उनको हिडोनिस्ट कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये दोनों में से किसी एक पक्ष में चले जाना गलत है। कुछ लोग केवल बुद्धि के सुनते हैं, कुछ लोग केवल भावनाओं के सुनते हैं। इन दोनों में से किसी एक पर चले जाना बुरी बात है। तो सबसे पहला समन्वय चाहिए बुद्धि और भावना या वासना में। हमारा जो मन भावनाओं और वासनाओं वाला मन है, एक वो मन है, एक मन है बुद्धि वाला मन। इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए, किंतु बैलेंस बराबर नहीं चाहिए, 50-50 का नहीं। बैलेंस ऐसा चाहिए कि बुद्धि के अधीन भावना और वासना रहे। अगर बुद्धि कंट्रोल करेगी भावनाओं को और वासनाओं को, प्लेटो याद कीजिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था कि व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न क्षमताएं हैं उसमें एक विवेकशीलता है, एक संयम है, एक साहस है। यदि विवेकशीलता यानी कि बुद्धि साहस और संयम को कंट्रोल करेगी तो न्याय पैदा होगा। विवेकशील व्यक्ति राजा बने, साहसशील व्यक्ति सैनिक बने, संयमशील व्यक्ति उत्पादक बने, और राजा इन दोनों को कंट्रोल करे तो राज्य में न्याय होगा। ठीक वही बात है। तो बुद्धि के कंट्रोल में रहे भावना और वासना। एक तरफा वैराग्यवाद भी बुरा है, एक तरफा भोगवाद भी बुरा है। तो संकेत में कर लीजिए कि भोगवाद बुरी चीज है, ग्रेटिफिकेशन बुरी चीज है, और जो वैराग्यवाद है वो भी बुरा है। इन दोनों से बचते हुए एक बैलेंस स्थापित करना है, किंतु उस बैलेंस में बुद्धि की भूमिका ज्यादा हो, वासनाओं और भावनाओं की ताकत या भूमिका कम हो। एक तो ये बैलेंस है। दूसरा है कि समाज और व्यक्ति में भी बैलेंस होना चाहिए। ना व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना है, ना समाज को खत्म कर देना है। तो ये स्वार्थवाद के भी विरोधी है, ये शुद्ध परमार्थवाद के भी विरोधी है। तो इन्हें ना तो स्वार्थवाद चाहिए, तो स्वार्थवाद का स्पष्ट खंडन किया है। पर परमार्थवाद का मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना, ये उसको भी स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि समाज और व्यक्ति में बैलेंस होना चाहिए। पर यहां भी बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं है। बैलेंस का मतलब है समाज का महत्व ज्यादा रहे, व्यक्ति का महत्व कम रहे। और इस तरह का बैलेंस अगर स्थापित होगा तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति और समाज के संतुलन की स्थिति है, जिससे अंततः आनंद या यूडेमोनिया की प्राप्ति होने वाली है। इस बैलेंस को स्थापित करने के लिए इन सब लोगों ने व्यक्ति और समाज के बीच में आंगिक एकता का सिद्धांत माना है।
सावयवी एकता या आंगिक एकता यानी कि ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत माना है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको इस सिद्धांत ध्यान है कि राज्य या समाज एक ऑर्गेनिज्म है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सब अंगों के काम भिन्न भिन्न हैं, सब अंग अपना अपना काम करेंगे तो सिस्टम ठीक से काम करेगा, और सिस्टम ठीक से काम करेगा तो सभी अंगों का पोषण ठीक से होगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए और समाज कुल मिलाकर सिस्टम के रूप में काम करेगा। ये सिस्टम है। इस पूरे विचार को बोलते हैं परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद। कोई संदेह किसी प्रकार का यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं कि हेगेल ने इस बारे में कौन सी विशेष बातें कही। हेगेल पे आ जाइए। हेगेल का संबंध लगभग 19th सेंचुरी जर्मनी से है। पैदा हुआ था 18th सेंचुरी में, लेकिन वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ज्यादा एक्टिव रहा चिंतन की दुनिया में। तो सबसे पहले हेगेल का सामान्य परिचय देख लें, कौन है, कहां से आया है। तो 18th और 19th सेंचुरी का विचारक कौन से देश का? जर्मनी का विचारक। और यदि आपको इसकी विचारधारा जाननी हो, इसकी विचारधारा को बोलते हैं प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म शब्द तो कई बार आपके सामने आया ही है। और आइडियलिज्म के साथ अगर एथिक्स की दुनिया में देखें तो इसकी विचारधारा को क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं परफेक्शनिज्म यानी कि पूर्णतावाद। तो आप कह सकते हैं कि मेटाफिजिक्स में आइडियलिज्म है और एथिक्स की दुनिया में इसका जो विचार है उसको बोलते हैं पूर्णतावाद यानी कि परफेक्शनिज्म। अगर हम बुद्धिवाद, अनुभववाद उस रास्ते पर देखें तो यह बुद्धिवादी व्यक्ति था, रैशनलिज्म। अब और स्पष्ट हो गया आपको। 3 शब्द ध्यान है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खेलते हैं। ये 3 जो शब्द हैं, ये तीनों इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हैं कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। इनमें से एक दृष्टि से हेगेल इनमें से कुछ है, दूसरी दृष्टि से भी कुछ है, तीसरी से भी कुछ है। तो मैं अब एक एक करके शब्द बोलूंगा, आप बताना कौन सी दृष्टि से क्या है वो। ठीक है। तो सबसे पहले बताएं कि ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से क्या है। आप खाली वादी वादी बोल रहे हो, वादी से नहीं चलेगा। लास्ट वाला, सेकंड वाला। चलिए तो ठीक है, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से वो बुद्धिवादी है, रैशनलिस्ट है। और यदि कोई आपसे पूछे तत्व मीमांसा की दृष्टि से, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, तो तत्व मीमांसा की दृष्टि से ये है और नीति मीमांसा की दृष्टि से ये है। जबरदस्त, आज आपने साबित कर दिया। सबको शुभकामनाएं मिलेंगी, आप चिंता ना करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और चिंता ना करें। और भौतिक वस्तु में क्या रखा है, आप चेतन शुभकामनाएं लीजिए, भौतिक वस्तु में क्या रखा है। ठीक है। चलिए अब हेगेल का जो मूल विचार है वहां से शुरू करते हैं, यानी कि उसके मेटाफिजिकल थॉट से शुरू करेंगे और वहीं से निकलेगा उसका एथिक्स का विचार। हेगेल का जो मूल दर्शन है, उस मूल दर्शन का नाम है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अपने बताओ इसका हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए? निरपेक्ष प्रत्ययवाद। बहुत बढ़िया, गजब। देखो, दर्शन पढ़ने के बाद और कुछ होना हो, किसी बाबा के झांसे में नहीं आता आदमी। और ये अपने आप में छोटी बात नहीं है कि अब आप किसी के झांसे में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको सारे प्रश्न पता लग गए, कौन से प्रश्न से किसको फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं। निरपेक्ष प्रत्ययवाद। तो अब आपको यह भी पता है कि आइडियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि अंतिम सत्ता किसी भौतिक की है, चेतन की है? जोर से बोलो। अंतिम सत्ता चेतन की है। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अच्छा, दुनिया में कितनी एब्सोल्यूट चीजें हो सकती हैं? यहां अस्तित्व की बात चल रही है। अस्तित्व, किसका अस्तित्व है? और यदि मैं कहूं कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो एब्सोल्यूट है, तो ऐसे कितने एब्सोल्यूट्स हो सकते हैं दुनिया में? कुछ अंदाजा गुप्ता जी बताएं, कितने एब्सोल्यूट्स एक समय में हो सकते हैं दुनिया में? देखिए, सीसेट का सवाल है, तो कहना मुश्किल है, इसीलिए तो पूछा है। अगर आसान होता तो मैं तो पूछता। मैं कहां पूछ रहा हूं कि ए और बी के बाद क्या आता है? मुश्किल है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं भाई। आसान क्यों पूछेंगे आपसे? कोई और ट्राई करे कि अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो कितने एब्सोल्यूट्स एक समय में एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये कह रहे हैं 1, कोई कह रहा है 0। शून्य वाले कितने? 1, 2, 3, 4, 5। जो कहते कहना मुश्किल, वो भी कह रहे हैं 0। बहुत बढ़िया, सीधे शून्यवाद पे आ गए, बढ़िया है। और कितने लोग मानते हैं 1? ऐसा मानने वालों की संख्या 5 के आसपास है। महिलाएं चुप हैं। आप लोग बताएं कि कितने कितने एब्सोल्यूट हो सकते हैं, बताइए। नहीं, कोई जवाब नहीं इसका। 2। ठीक है, ये कह रही है 2। 2 वाले कितने कि 2 हो सकते हैं? देखो, 2 कहने में 1 ही बस। कोई बात नहीं, 1 लाख चलो रे, टैगोर कह जाएंगे। दुनिया मेरा साथ है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपने साथ हूं ना, इतना काफी है। देखो, एब्सोल्यूट जब भी होगा वो एक ही हो सकता है। इसका कंटेक्स्ट क्या है? निरपेक्ष का मतलब है जिसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, जो किसी दूसरे से प्रभावित है ही नहीं, जिस पर किसी का कोई प्रभाव ना हो, वो है निरपेक्ष। हम सब तो पैदा ही अपने माँ बाप से होंगे, तो हम तो सापेक्ष हैं ही। जितनी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो सारी वस्तुएं किसी ना किसी ने बनाई हैं, तो हम सब तो सापेक्ष हैं ही। हम तो निरपेक्ष हो नहीं सकते हैं। निरपेक्ष वो हो सकता है जो स्वयंभू हो। स्वयंभू का मतलब आतंकवादी नहीं होता है। स्वयंभू मतलब स्वयं से होने वाला, भू मतलब होना।
स्वयंभू मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो खुद पैदा हो, कॉजा सुई, जो अपने आप से पैदा हुआ उसको बोलते हैं सेल्फ एग्जिस्टेंट या स्वयंभू। एक तो ये होता है। दूसरा, यूं सोचिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ये समस्त समष्टि है, बस इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ये संसार अंतिम इतना ही है मान लीजिए। अगर आप इसको एक ही मान लेते हैं तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट है, किसी से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है हर चीज से। अगर आपने ये भी कह दिया कि इसमें एक इतना सा हिस्सा अलग है और बाकी सारा एक ही है, तब भी ये जो इतना बड़ा है पहलवान, ये भी सापेक्ष हो गया। तो अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? सापेक्ष का आकार कितना आप कहेंगे? छुटकू छोड़ के बाकी सारा सापेक्ष है। उसकी परिभाषा में छुटकू समा गया है कि छुटकू का हिस्सा छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब परम तत्व है। और इसका मतलब जैसे ही दूसरे का अस्तित्व हुआ, कितना ही छोटा हो, अगर दूसरा इससे इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब है कि इसकी परिभाषा इसके कंटेक्स्ट में होगी और ये सापेक्ष हो जाएगा। इसलिए दर्शन की दुनिया में एक सामान्य नियम ये है कि यदि कोई निरपेक्ष है तो वो केवल और केवल एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। शंकराचार्य तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने माना कि परम तत्व एक है, पर बोले एक कहूंगा नहीं, क्योंकि एक की संख्या अपने आप में संख्याओं के सापेक्ष है। अगर मैंने कहा कि परम तत्व एक है तो ये कहते ही सापेक्ष हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा? एकवाद नहीं, अद्वैतवाद। दो नहीं है। परम तत्व क्या है? अद्वैत है, दो नहीं है। कैसा है? बोले कुछ भी बोलूंगा तो सीमित हो जाएगा। इसे क्या बोले? नेति नेति, न इति न इति। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप कुछ भी पूछेंगे बोलेंगे ऐसा नहीं है। कैसा है? ऐसा भी नहीं है। क्या एक है? एक भी नहीं है, अद्वैत है। क्योंकि जैसे ही आप उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, डिफाइन करते ही वो सीमित हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा। और जो निरपेक्ष है उसे डिफाइन करने के प्रोसेस में सबसे बड़ी समस्या यही आती है। तो हीगल का दर्शन क्या है? निरपेक्ष प्रत्ययवाद। अब समझ लीजिए क्या है। यानी एक प्रत्यय है, एक चेतन सत्ता है जिसका अंतिम अस्तित्व है, ये इसका दर्शन है। बस समझ लीजिए कि एक चेतना है, वही अंतिम सत्य है, उसके बियॉन्ड कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्रत्यय क्या करता है कि ये प्रत्यय आत्मचिंतन में लगा हुआ है। भाई चेतन सत्ता है तो चेतन सत्ता तो चिंतन कर ही सकती है। भौतिक वस्तु चिंतन करे तब समस्या है। चेतन सत्ता है, एकमात्र सत्ता है, आत्मचिंतन। अब जो एकमात्र है वो किसी और के बारे में चिंतन कैसे करेगा? कोई और है ही नहीं, वो अकेला है। तो एक ही अंतिम सत्ता है, वो चेतन है। तो यदि वो चिंतन करेगी भी सत्ता तो किसके बारे में करेगी? अपने ही बारे में करेगी। तो निरपेक्ष प्रत्यय आत्मचिंतन में मशगूल है। और आत्मचिंतन में हो क्या रहा है कि उसके मन में यह आता है कि मेरा अपना स्वरूप जानने के प्रोसेस में है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप में कितनी चीजें निहित हैं, अपने भीतर टटोल रहा है। जो टटोलने की प्रक्रिया है वो टटोलने की प्रक्रिया वैचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि वो सारी की सारी चल रही है चिंतन के भीतर। तो सरल भाषा में निरपेक्ष प्रत्यय भगवान जी समझ लो, भगवान जी, ठीक है, आसान भाषा में भगवान जी, जिनके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, अकेले हैं। भगवान जी केवल भौतिक नहीं है, सिर्फ चेतन है। वो सोच रहे हैं कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरे भीतर क्या क्या छिपा है। सोचने की प्रक्रिया कहाँ होगी? भौतिक वस्तु में होगी या दिमाग में होगी? दिमाग में होगी। वैचारिक प्रक्रिया है। उस वैचारिक प्रक्रिया में बहुत सारी स्थितियां आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। तो विचार एक आया, फिर विचार दो आया, फिर विचार तीन आया, इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। उसी वैचारिक प्रक्रिया में जो चीजें आ रही हैं उनको हम कह देते हैं जगत। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, हीगल के यहाँ जगत कोई वास्तविक भौतिक सत्ता नहीं है। हीगल के यहाँ निरपेक्ष प्रत्यय के चिंतन में आने वाली स्थितियों को ही जगत का आभास माना जाता है। आपको मैंने एक तुलना समझाई थी, उस तुलना से ध्यान रखिए। हमारे सपने में जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, वो एकदम असली दिखते हुए भी सिर्फ वैचारिक होते हैं, सिर्फ मानसिक होते हैं, क्योंकि सपना टूटा, कहाँ गए पता नहीं। ठीक वैसे हम ईश्वर के सपने में उसी भूमिका में हैं जिस भूमिका में हमारे सपने में अन्य मनुष्य या पशु पक्षी या भौतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे हमारे सपने में अन्य मनुष्य केवल वैचारिक अस्तित्व रखते हैं पर उनको नहीं पता होता, ठीक वैसे निरपेक्ष प्रत्यय या ईश्वर के चिंतन में सपने में हम सबका अस्तित्व केवल वैचारिक है, किंतु हमें नहीं पता है। और हमें तब पता चलेगा जब कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी कि हम जान सके। और इस पूरी प्रक्रिया में जो वैचारिक प्रक्रिया चल रही है, इस वैचारिक प्रक्रिया को उसने कहा कि ये असली विकासवाद ये है। इन विचारों की दुनिया में इवोल्यूशन होता है। उसने डार्विन के इवोल्यूशन को खारिज कर दिया। उसने कहा कि इवोल्यूशन का असली मतलब क्या है? ईश्वर या निरपेक्ष प्रत्यय के चिंतन में होने वाली विकासात्मक प्रक्रिया, वो है इवोल्यूशन का असली मतलब। और यही उसने एक कंसेप्ट दिया जिसको कार्ल मार्क्स ले उड़ा आगे चलकर। उसने कहा कि ये जो विकास होता है, ये विकास होता है द्वंद्वात्मक विधि से। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड या डायलेक्टिकल मेथड। निरपेक्ष प्रत्यय की चिंतन प्रक्रिया में होने वाला विकास जिस विधि से होता है, जिस मेथड से होता है, उस मेथड का नाम है द्वंद्वात्मक विधि, यानी कि डायलेक्टिकल मेथड। और द्वंद्वात्मक विधि क्या है? मैंने आपको कंसेप्ट एक बार समझाया था अच्छे तरीके से। वो कंसेप्ट ये था कि एक होता है थीसिस, उसके विरोध में पैदा होता है एंटीथीसिस, और दोनों के मिलने से बनता है सिंथेसिस। थीसिस का मतलब है वह विचार जो इस समय स्थापित है, एंटीथीसिस उसका विरोध जो उसके भीतर से ही विकसित होगा। जब तक एंटीथीसिस कमजोर है उसे कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन एंटीथीसिस बहुत ताकतवर हो जाएगा, दोनों में टकराहट हो जाएगी। जब टकराहट हो जाएगी तो उनके पीछे बैलेंस करने के लिए थीसिस की कुछ बातों को ले लेंगे और कुछ बातों को छोड़ देंगे, एंटीथीसिस की कुछ बातों को ले लेंगे और कुछ बातों को छोड़ देंगे।
और थीसिस और एंटीथीसिस की कुछ कुछ बातों को जो स्वीकार किया गया उनको मिला के बन जाएगा सिंथेसिस, और सिंथेसिस कुछ दिन होते होते क्या बन जाएगा, थीसिस। फिर उसके भीतर से पैदा होगा एंटीथीसिस, फिर झगड़ा होगा, फिर बनेगा सिंथेसिस, और इस तरह से हर सिंथेसिस अगले सिंथेसिस जमीन तैयार करेगा। इस नियम को हीगल ने कहा था निषेध के निषेध का नियम, या निषेध का निषेध, लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन ऑफ निगेशन का मतलब है कि हर नई चीज पिछली चीज का निगेशन है, और जो आज नया है उसका भी निगेशन होगा, उसको भी कुछ समय के बाद खारिज किया जाएगा। इसलिए कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तन एकमात्र स्थिर वस्तु है, उसके अलावा कोई स्थिर वस्तु नहीं है। इसी को उसने कहा नवीनता की अविजेयता का सिद्धांत, इनविंसिबिलिटी ऑफ द न्यू, प्रिंसिपल ऑफ इनविंसिबिलिटी ऑफ द न्यू, यानी नयापन हमेशा आता रहेगा, नए विचार हमेशा आते रहेंगे, और ये सामान्य बात है, खास बात नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक बार आपसे कहा था कि हीगल और मार्क्स में जो बड़ा अंतर है वो ये है, दोनों द्वंद्वात्मक विधि को मानते हैं। अंतर यह है कि हीगल प्रत्ययवादी है और मार्क्स भौतिकवादी है। इसलिए हीगल कहता है कि विचारों की दुनिया में टकराहट होती है, नए विचार पैदा होते हैं और विचार वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्क्स कहता है कि भौतिक दुनिया में द्वंद्व चलता है, और भौतिक द्वंद्वों से भौतिक विकास होता है, भौतिक विकास विचारों की दुनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाक्य गौर से समझ लीजिए। भौतिकवादी क्या मानेगा, भौतिक परिवर्तन से वैचारिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए मार्क्सवाद में हृदय परिवर्तन नहीं होता है। और प्रत्ययवादी क्या मानते हैं, वैचारिक परिवर्तन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। आप लगता है भूल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि अगर दोनों झगड़ा करें आपस में, तो सबसे पहले हीगल पूछेगा मार्क्स से कि बेटा मार्क्स ये बताओ, भारत में स्वाधीनता का विचार पहले आया या स्वाधीनता पहले मिली? आप समझेगा विचार पहले आया, तो हीगल ने कहा देख पहले विचार आया। फिर मार्क्स कहेगा बाबा ये बताओ, पहले भारत पराधीन हुआ या पहले भारत में स्वाधीनता का विचार आया? पराधीनता भौतिक स्थिति है, विचार तो उस भौतिक स्थिति से पैदा हुआ। फिर हीगल कहेगा बहुत बढ़िया बेटे, अब ये बताओ, पहले भारत पराधीन हुआ या पहले भारतीयों में स्वाधीनता के विचार की कमी हो गई थी इसलिए पराधीन हो गया? पहले विचार की कमी हो गई थी। फिर मार्क्स कहेगा ये बताओ कि पहले विचार की कमी हो गई थी या उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि विचार पनप नहीं पा रहा था? कुल मिला के दोनों क्या कर देंगे, दिमाग का दही कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे दिमाग की। और इसलिए अंतर इस बात का है, मार्क्स कहता है कि मूल परिवर्तन होता है भौतिक जगत में, विचारों में उसका असर आता है। हीगल मानता है मूल परिवर्तन विचारों में होता है, भौतिक जीवन में उसका असर आता है। स्पष्ट हो रहा है? देखिए हीगल को अगर आपने समझ लिया ना, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ईसा मसीह ने कहा था हे ईश्वर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, कुछ वैसा भाव मेरे मन में आएगा अगर आप हीगल को समझ गए तो। चलिए, ये मूल दर्शन है। इस मूल दर्शन से उसकी इथिक्स जो निकल रही है, उसके नैतिक चिंतन में जो बातें निकल रही हैं, केवल दो बातें, जिनमें से एक मैं आपको समझा चुका हूं विस्तार में, एक संक्षेप में आप समझेंगे। फेंकी तो नहीं महाराज उसकी है तो क्या हो गया, पर आए तो आपके थ्रू ना निशाना। निरपेक्ष प्रत्यय बात समझ नहीं आया, इसे प्लीज एग्जाम्पल देकर समझाइए। वाह, कह रहे कि निरपेक्ष प्रत्यय का एग्जाम्पल दीजिए। किसका है ये, बिना संकोच के बताओ किसका है? निरपेक्ष प्रत्यय का एग्जाम्पल दूं? जो ब्रह्मांड में अकेला है उसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? आप ये समस्या समझ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड की अकेली सत्ता है उसका एग्जाम्पल ईश्वर समझ लो, भगवान जी, भोले बाबा, ऐसे समझो कि भोले बाबा है, उससे हो सकता है थोड़ा सा सुकून महसूस करें आप। और निरपेक्ष प्रत्यय जो है, देखिए ये कोई ज्ञानी बच्चा है, इस आधार पर क्या यह कहा जा सकता है इस समय हम लोग इस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो यह मात्र हमारे विचारों का परिणाम है, वास्तव में यहाँ कोई भी भौतिक वस्तु विद्यमान नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं। हाँ, हीगल तो ये कहता है। हीगल के हिसाब से भगवान चिंतन प्रक्रिया में चिंतन कर रहा है कि ये क्लास चल रही है, उस चिंतन में एक व्यक्ति क्लास में पढ़ा रहा है और कुछ व्यक्ति बैठ के पढ़ रहे हैं। ये उसके सपने या चिंतन में हो रहा है। ना आप हैं, ना मैं हूं, ना कुर्सी है, ना चॉकलेट जो आने वाली है वो है, कुछ ये सब भ्रम है, ये सब प्रतीति मात्र है। अपीयरेंस बोलते हैं, फिनोमिना बोलते हैं दर्शन में, कि जो है नहीं बस प्रतीत हो रहा है। यही तो सार है, कब से समझा रहा हूं। किसने लिखा है ये? हाँ, ये कागज भी आया नहीं है, ये भी उस विचार का हिस्सा है कि बैठे हुए एक विद्यार्थी ने एक कागज रूपी विचार पे अपनी बात रूपी विचार प्रस्तुत किया और कुछ व्यक्ति रूपी विचारों के माध्यम से यहाँ तक भेज दिया, और अध्यापक रूपी विचार ने कागज रूपी विचार को पढ़ रूपी विचार किया और उसके बाद उसका जवाब रूपी विचार दिया। ये है कुछ खिड़की खुली हीगल को समझने की। हीगल के बारे में बड़ी ख्यात बात है कि हीगल को आज तक एक ही व्यक्ति समझ पाया है, वो खुद हीगल, और कुछ को इस पर भी डाउट है कि वो भी समझ पाया था। लेकिन ऐसा क्या है, सिंपल सी तो बात है, समझ में आएगा होगा। एग्जाम्पल नहीं है भाई इसका। हम एक बार में एक चीज सोच सकते हैं क्योंकि हमारे सोचने की ताकत बहुत सीमित है, वो तो ईश्वर है। हम तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग में सोचते हैं ना, ईश्वर पैरेलल प्रोसेसिंग में सोचता है। पैरेलली कई प्रोसेसिंग चलती रहती है उसके दिमाग में, इसलिए वो ईश्वर है और हम ईश्वर नहीं है। इसलिए वो चॉकलेट नहीं खाता है, हम खाते हैं। बहुत अंतर है उसमें और हमें, उसकी क्षमताएं बहुत अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, तो उनके जवाब में एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? हाँ, सरीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और जो ईश्वर को मानते हैं ना, उनके पास पर्याप्त तरीके हैं मानने के, उनको दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम मानते कि नहीं मानते।
तो ईश्वर है तो अच्छा, ईश्वर है नहीं है, इस पर एक प्रसंग ये भी है, सोच के देखिए बात सही है या नहीं है। सही है या नहीं तो किसी को पता नहीं, मतलब हो सकती है या नहीं ये सोचना है। पहले मैं उन मूर्खों को केंद्र में रख के बोलूं जो कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर को नहीं मानना हो तो उसके अच्छे तर्क हैं। ये बेहुदा तर्क देना कि ईश्वर होता तो नजर आता, ये बहुत बेहुदा तर्क है। अगर ईश्वर सच में हो तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मनुष्यों को 5 इंद्रियां दे, कुछ को 4 दे, कुछ को 3, कुछ को 2, कुछ को 1 दे, प्राणियों की बात कर रहा हूं, और खुद को इस रूप में रखता हो कि उसको जानने के लिए छठी या 7वीं इंद्रिय की जरूरत हो जो उसने किसी को दी ही ना हो। यूं समझे कि आपने एक खिलौना बनाया, एक रोबोट बनाया, और आप चाहते कि रोबोट आपको देख ना सके। आपने रोबोट को देखने की क्षमता नहीं दी, सुनने की दी, टच करने की दी, सब क्षमताएं दे दी, उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए, लेकिन देखने की क्षमता उसको आंखें, नकली आंखें नहीं दी। और एक दिन वो रोबोट बहुत विकसित होने के बाद कहे, यदि मुझे बनाने वाला होता तो फिर मुझे सुनाई देता, टच होता, और आप मुस्कुरा रहे हो। वो जैसे आपके पास आता है, आप साइड हो जाते हैं, वो टच नहीं कर पा रहा आपको, वो आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि आप शांत रहते हैं, वो आपको केवल देख सकता है, और आपने उसको देखने की क्षमता दी ही नहीं जानबूझ के, ताकि वो ना देख सके। और ये मूर्ख उछल उछल के बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक वैसे हो सकता है कि 5 इंद्रियां ईश्वर को जानने के लिए अपर्याप्त हो, छठी इंद्रिय की जरूरत हो। सिक्स सेंस तो आमतौर पर इंट्यूशन को बोल देते हैं लोग, लेकिन नो सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं कि छठी इंद्रिय कोई ऐसी हो सकती थी जिससे ईश्वर जाना जा सकता है। वो ईश्वर ने जानबूझ के दी नहीं, वो मजे ले रहा है, और हम उछल उछल के बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि आज तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया, लगता है कि है। मैं तो अज्ञेयवादी हूँ, मतलब है या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं तो दोनों संभावना एकदम इक्वल बन के चलता हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ भाई, 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, ध्यान के माध्यम से आप जो महसूस करते हैं, क्या गारंटी है कि वो ईश्वर ही है? ध्यान के माध्यम से केवल कुछ ऐसा महसूस किया जा सकता है जो सामान्य अनुभूतियों से अलग है। ये कैसे पता लगा कि वो ईश्वर है? और एजे एयर ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी ने ध्यान किया, कुछ महसूस किया, बोला ईश्वर है, ईश्वर है। एजे एयर ने कहा कि आप किसी को पहली बार जब अकेले में देखते हैं तो पहचान नहीं सकते, जब तक कोई बताए नहीं। ध्यान में कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं बताने के लिए, आप अकेले हैं। दूसरी बार देखेंगे तो पहचान जाएंगे, पहली बार ही देखा था। कोई व्यक्ति ध्यान में पहली बार कुछ अलग अनुभव ले और चिल्लाए कि ईश्वर मिल गया, ईश्वर मिल गया, ये क्या ड्रामा है? आप प्रामाणिक रूप से सिर्फ ये कह सकते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया में कुछ ऐसा महसूस किया जो आज से पहले कभी नहीं किया था, वो ईश्वर है। ये निष्कर्ष तो अवैध निष्कर्ष है ना, ये तो पहले से मन में बिठा रखा था, इसे थोप दिया, ये कहां साबित होगा इससे? अब ये बाबा वाली बात शुरू हो गई है, और अब बाबा वाली बात करेंगे नहीं, एकदम नहीं करेंगे। मेरा मन करता है कि मैं भी एक माला पहन के वो है ना, और उसके बाद ये भी एक अच्छा उपाय है खाली समय गुजारने के लिए, बाबा झांसाराम नाम रख लेंगे अपना। ठीक है, चलिए देखिए, इथिक्स में 2 बातें समझनी है। पहली बात, हीगल कह रहा है कि दुनिया में किसी भी चीज का विकास 3 चरणों में होता है, क्योंकि थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस 3 चरण है। तो इथिक्स का विकास भी 3 चरणों में होता है। इथिक्स के विकास की दुनिया का पहला चरण है जब हम बाह्य नियंत्रणों पर आधारित नैतिकता को मानते हैं। बाह्य नियंत्रणों पर आधारित नैतिकता, तो पहली नैतिकता की पहली अवस्था है जिसमें बाह्य नियंत्रण है, यानी कि कानून है। जैसे तो उदाहरण के लिए कानून, आपकी राय में अगर हम एक इंडिविजुअल की लाइफ में देखें तो छोटे बच्चे अपने आप नैतिक व्यवहार करते हैं या ठीक से ठुकाई होने के बाद नैतिक होते हैं? ठीक से ठुकाई हो या ठुकाई का भय हो, उससे वो नैतिक व्यवहार करते हैं। टाइम पे उठना, सोना, खाना, पढ़ना सब करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं पढ़े या नहीं सोए टाइम पे तो उसके बाद ठीक से सुताई, कुटाई, ठुकाई, जो भी उपयुक्त शब्द वहां पर हो वो होगा। धीरे धीरे क्या होता है, सेकंड स्टेज में व्यक्ति अंतः प्रेरित नैतिकता के स्तर पे आ जाता है। अंतः प्रेरित नैतिकता, इस समय व्यक्ति की जो बुद्धि है ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और व्यक्ति खुद बुद्धि से सोच के तय करता है कि मुझे नैतिक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि नैतिक होना अंततः पूरे समाज के लिए अच्छी बात है, फायदे की बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग खुद को देखेंगे तो बचपन में पढ़ाई करते थे तो पिटाई के भय से, अब पढ़ाई करते हैं इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ना आपके हित में है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, इसलिए आप पढ़ते हैं। तो ये जो एनलाइटनमेंट है ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। हम कुछ कानूनों का पालन इसलिए करते हैं कि वरना सजा हो जाएगी, कुछ का इसलिए करते हैं करना चाहिए, सबके लिए ठीक है इसलिए करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इसलिए पालन करे कि करना अच्छा है, इसको बोलते हैं अंतः प्रेरित नैतिकता। लेकिन ये भी अंतिम स्थिति नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बुद्धि सक्रिय तो है, किंतु स्वार्थ की चेतना, विचलन की चेतना बनी रहती है, और बीच बीच में व्यक्ति का मन करता है कि मौका मिले तो मैं विचलन कर लूं, डेविएट कर जाऊं, कुछ फायदा उठा लूं, और इस प्रकार से एक द्वंद्व में रहता है कि मैं नैतिक रहूं या ना रहूं। तीसरी अवस्था जो काफी लेटर फेज में आती है, वो ऐसी अवस्था है जहां पर आकर व्यक्ति के मन के सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। उच्च स्तर की नैतिकता है, कहीं कहीं उसको निरपेक्ष नैतिकता भी कहा गया है। और निरपेक्ष नैतिकता का मतलब है जहां व्यक्ति को नैतिक होने के लिए ना कोई बाहरी दबाव चाहिए, ना अंतः प्रेरणा चाहिए, जहां व्यक्ति के मन में गलत इच्छाएं आनी बंद हो जाती हैं, गलत इच्छाएं ही नहीं आती हैं, वो समाज के साथ इतना एकीकृत हो जाता है, तो समाज से पूर्ण एकीकरण, जहां उसके मन में वही भाव आता है जो पूरे समाज के फायदे में है, न कि सिर्फ उसके फायदे में है। तो ये जो अवस्था है, ये वो मानता है कि पूर्ण तादात्म्य की अवस्था है, कंप्लीट आइडेंटिटी की स्थिति है,
और ये स्थिति अभी तो नहीं आई है, लेकिन उसका मानना है कि अंतिम रूप से ऐसी नैतिक स्थिति आएगी। जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं अराजकतावाद में क्या होगा, एक एनलाइटनमेंट होगा, हर व्यक्ति प्रबुद्ध स्वहित को पहचानेगा, वही कल्पना है। मार्क्स मानता है कि साम्यवाद में ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे हेगेल मानता है कि अंततः पूर्ण नैतिकता की स्थिति आ जाएगी। अब इस पूरे सिस्टम में उसने एक बात और बताई थी, जिसका जिक्र पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकों में खूब जम के होता है, और वो ये है, नैतिकता के विकास में एक विशेष ट्राइड उसने बनाया, त्रिक बनाया, जिसमें एक तरफ है परिवार, एक तरफ है सिविल सोसाइटी, और इन दोनों के थीसिस एंटीथीसिस वाले स्ट्रगल से जो निकलता है उसको बोलते हैं राज्य। ये मैंने आपको विस्तार में बताया था कि आपको ध्यान है या आप भूल चुके हैं इस बात को। नैतिकता के विकास में जब वो कहता है कौन सी संस्थाएं काम करती हैं, उसने कहा परिवार भी काम करता है, समाज भी काम करता है, किंतु राज्य इनमें सबसे महान है। राज्य का बहुत बड़ा फैन था, नेपोलियन के जमाने का आदमी है ये। एक बार कहते हैं फ्रैंकफर्ट शहर में हीगल था, उसी समय नेपोलियन वहां पर आया, किसी यात्रा के लिए आया होगा, और नेपोलियन घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने हीगल को ज्यादा भाव नहीं दिया, पर हीगल वहां पर था, यूनिवर्सिटी में शायद, और हीगल ने जैसे नेपोलियन को देखा घोड़े की पीठ पर सवार, इतना इमोशनल हो गया, उसने कहा लगता है कि निरपेक्ष प्रत्यय या विश्वात्म खुद घोड़े की पीठ पर सवार है। क्योंकि राज्य के होने से नैतिक व्यवस्थाएं कितनी मजबूत रहती हैं, यह उसका बहुत बड़ा समर्थक था। याद कीजिए ठीक से, उसने कहा था कि परिवार में क्या होता है, परिवार में होता है पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। यह शब्द ध्यान है आपको, विशेषोन्मुख परार्थवाद। जब मैंने पूछा ध्यान है आपको, तो आपने ऐसा चेहरा बनाया कि यार इतने समय से समझ नहीं पाए हमें, आप इतने दिन में दुश्मन समझ जाते हो और आप अभी भी ऐसी ऐसी बात करते हो। विशेषोन्मुख परार्थवाद, पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। जिन दो चार बच्चों ने कहा समझ गया, तो उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बताएंगे कि सिविल सोसाइटी में क्या होता है। सार्वभौमिक, किसकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, सार्वभौमिक स्वार्थवाद या यूनिवर्सलिस्टिक ईगोइज्म, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक स्वार्थवाद, या कुछ लोग बोलते हैं सार्वभौमिक अहमवाद कह देते हैं, सार्वभौमिक स्वार्थवाद। परिवार में क्या है? पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म, और इसका मतलब है कि हम परार्थवादी होते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया? यथार्थवाद लिख दिया, मैंने जानबूझ के लिखा था, क्या पहचानते हैं? नहीं, देखो इसका मतलब है कि हम परार्थवादी होते हैं, दूसरों के हित में सोचते हैं, किंतु जिनके बारे में सोचते हैं वो बहुत विशेष कुछ ही लोग हैं परिवार के अंदर के। तो अपने परिवार के मेंबर्स के लिए हम कुछ भी त्याग कर देते हैं, लेकिन बाकी लोगों से मतलब नहीं रखते हैं। और ये क्या है? यूनिवर्सलिस्टिक ईगोइज्म, कि जब हम समाज में होते हैं तो समाज में सबके प्रति परिवार छोड़ के हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, दूसरों के फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं। और इसलिए इन दोनों के मिश्रण से यहां से उठा लिया है परार्थवाद, और यहां से उठा लिया है सार्वभौमिक। राज्य में बनता है यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइज्म, यानी कि सार्वभौमिक परार्थवाद। राज्य की स्थापना होने से ऐसे कानून बनते हैं जो पूरे समाज के फायदे में होते हैं, और राज्य सुनिश्चित करता है कि फायदा किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, बल्कि पूरे समाज का हो। इसलिए हीगल ने कहा कि राज्य एक बेहद नैतिक संस्था है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसने यहां तक कहा यदि राज्य आपको पनिशमेंट भी दे रहा है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि राज्य अपनी ऊर्जा खर्च करके आपको अच्छा व्यक्ति बना रहा है। इसलिए कभी अगर पुलिस पकड़ ले, आप बोलना थैंक यू, जेल में डाल दे, बोलना डबल थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अगर वहां कुटाई करे तो बोलना अरे मजा ही आ गया, थैंक यू ही थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि राज्य अपने खर्चे पे और राज्य अपनी ऊर्जा खर्च करके व्यक्ति को नैतिक बना रहा है। फांसी भी लटकाए तो अलग बात है, फिर तो मत ही बोलिए, लेकिन बाकी सब मामलों में आप कम से कम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, हीगल समाप्त हुआ। हीगल के केवल दो प्रसिद्ध कथन एक बार आप सुन लीजिए, क्या क्या दो कथन हीगल ने कहे। इथिक्स की दुनिया में ये कथन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। इसका एक कथन है डाई टू लिव, जीने के लिए मरो। और बड़ी बात नहीं कि यही कथन आपसे पूछ लें इसका क्या मतलब है डाई टू लिव। इसका एक मतलब तो आपकी उम्र में चलता है, वो ये कि मैं उसके ऊपर मर गया जिंदा रहने के लिए, और यहाँ उस सेंस में नहीं है डाई टू लिव, ठीक है। जीने के लिए मरो, इसका मतलब ये हुआ, मतलब लगभग ऐसा ही कथन चलता था प्राचीन काल में। जो कौन थे? सिनिक्स थे, सिनिक्स और स्टोइक्स, याद है आपको सिनिक्स स्टोइक? तो सिनिक्स और स्टोइक्स कुछ ऐसी बातें किया करते थे। इसी प्रकार जो मिडिवल फिलोसफी में जो चर्च थी, जो प्रीस्ट थे, मध्यकाल की चर्च में भी ऐसे कुछ कथन कहे जाते थे। और जो कथन प्रसिद्ध था वो ये था, अपने शरीर को मारो ताकि आत्मा मुक्त हो सके। किल योर बॉडी टू लिबरेट द सोल। अपने शरीर को मारो ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। किल योर बॉडी टू लिबरेट द सोल। इसका मतलब यह था, यदि आप चाहते हैं कि आत्मा की मुक्ति हो तो शरीर के सुखों से बचना बहुत जरूरी है। और इस कथन का सरल सा मतलब था शारीरिक सुखों का चरम निषेध। तो शारीरिक सुखों का चरम निषेध करते हुए आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्ति बनना, इसको बोलते हैं डाई टू लिव। अपने शरीर के स्तर पे मर जाओ ताकि चेतना के स्तर पे जिंदा हो सको, जी सको, बेहतर मनुष्य बन सको। बस ये ध्यान रखना कि इन लोगों ने बहुत ही नेगेटिव सेंस में, बहुत कठोर सेंस में बात कही थी, और हीगल जो है उतना कठोर नहीं है। हीगल कहता है कि हमें पूरी तरह से अपने शारीरिक इच्छा को खत्म नहीं करना है, नियमन करना है, रेगुलेट करना है, खत्म नहीं करना है। तो हीगल आप कह सकते हैं कि
जो सिनिक्स है, स्टोइक्स है या मिडिवल चर्च के लोग थे, उनकी तुलना में कम रिगरस है, कम कठोरतावादी है, उनकी तुलना में लचीला दार्शनिक है। और वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक इच्छाओं को इतना नियमित कर लेना चाहिए कि इच्छाएं उसके सिर पर चढ़कर ना बोलें, बल्कि वो अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रख सके। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो फिर आध्यात्मिक रास्ते पर जा पाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा कथन जो बहुत प्रसिद्ध हुआ वो ये है, बी ए पर्सन, व्यक्ति बनो। बी ए पर्सन। माता पिता बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि इंसान बनो, इंसान, जंगली कहीं का, जानवर कहीं का, पशु कहीं का, इंसान बनो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी हरकतें पशुओं के बराबर की होती है आमतौर पर, बहुत खास अंतर नहीं होता है। भाई पशु या जानवर और व्यक्ति में अंतर चेतना का ही है, बुद्धि का ही है। और यदि कोई बुद्धि का प्रयोग करने से घोषित रूप से इनकार कर दे और कहे कि मैं उसी स्तर पर जीऊंगा, इड़ के स्तर पर जीऊंगा, तो फिर लोग बोलते हैं कि अब मनुष्य नहीं है, पशु हो गया है। ये जो पूरा वाक्य है वो ये है, बी ए पर्सन एंड रिस्पेक्ट अदर्स एज पर्सन्स। प्रसिद्ध है छोटा सा, बी ए पर्सन, लेकिन पूरा वाक्य है, व्यक्ति बनो और दूसरों का व्यक्ति के रूप में सम्मान करो। ट्रीट अदर्स एज पर्सन, पर्सन्स कर दीजिए, एंड ट्रीट अदर्स एज पर्सन्स या रिस्पेक्ट अदर्स एज पर्सन्स। व्यक्ति बनो तथा दूसरों का भी व्यक्ति के तौर पर सम्मान करो, ये पूरा कथन है। पहली बात, व्यक्ति बनो, इसका मतलब क्या है? भाई अगर आप मानते हैं कि मानव पशु की तुलना में ऊंचा है, तो मानव पशु की तुलना में क्यों ऊंचा है? मानव के पास कौन सी एक ऐसी चीज है जो उसे पशुओं से भिन्न करती है? उसकी चिंतनशीलता है, विवेकशीलता है। तो पहली बात है कि मनुष्य विवेकशील बने। तो जिस चीज का विकास ज्यादा से ज्यादा करना है वो है विवेकशीलता। अब ज्यादा देखते हैं, ज्यादा घूरते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं। कुछ लोग दौड़ने में लगे होंगे कि मैं 50 मिनट दौड़ लेता हूँ, तो दौड़ने से आप पशुओं से अलग नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग इसमें लगे कि मैं एक दिन में इतना खा जाता हूँ, तो खाने से आप उनसे अलग नहीं होंगे, आप और उनके जैसे हो गए हैं। जो एक चीज उनसे अलग करती है वो है चिंतनशीलता, विवेकशीलता। तो कोई व्यक्ति जितनी मात्रा में विवेकशील होगा उतनी ही मात्रा में व्यक्ति बनने के नजदीक होगा। तो पहली बात, व्यक्ति बनने का मतलब अपनी चिंतनशीलता, तर्कशीलता, विवेकशीलता, युक्तिशीलता का विकास करना है, रैशनैलिटी का। दूसरा, क्या पशुओं में आत्मनियंत्रण नाम की चीज है? भाई अगर पशु एक ऐसी स्थिति में है जहां उसकी इच्छाएं भड़क गई हैं और प्रकृति की वजह से, किसी साहचर्य की वजह से इच्छाएं भड़क गई हैं, और उचित होता कि उस समय वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता, तो क्या आप पशु से ये उम्मीद कर सकते कि वैसा कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है, वो सोशल सेंस नहीं है। दूसरी बात है, अपनी वासनाओं पर अपने विवेक का नियंत्रण। अपनी वासनाओं पर अपने विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में ये चीज कर लेता है वो उतनी ही मात्रा में बन जाता है व्यक्ति। बाकी तो होमो सेपियंस तो बाई चांस हम हैं। होमो सेपियंस से इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, ये उस प्रक्रिया की बात चल रही है। होमो सेपियंस तो बायोलॉजिकली है। होमो सेपियंस वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा पैदाइशी है, वो सॉफ्टवेयर तो समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आ गया तो आप बी ए पर्सन हो गए। दूसरा, अन्य व्यक्तियों को भी मनुष्य समझना है, वस्तु नहीं समझना है। अन्य मनुष्यों का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्य मनुष्यों को भी अपने जैसा व्यक्ति समझकर उनका सम्मान करो और उनके साथ सम्मान का, मानवीयता का संबंध रखना है। संकेत है कि किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करना, किसी भी व्यक्ति को यूज करना बुरी बात है। किसी को स्लेव बनाना, किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना कि जैसे वो एक वस्तु है, ये गलत है। और ये संकेत कांट ने भी किया हुआ है, हम कांट को पढ़ेंगे तो वहां भी इस संकेत का जिक्र आएगा, उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। मेरे ख्याल से हीगल पे इनमें से कोई भी कथन आएगा, नोट्स में आप लिखाइए, घर जाके पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्या मैं मान लूं कि हीगल समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम मान लेते हैं कि हीगल को दुनिया में 501 लोग समझ पाए, जिनमें से एक तो हीगल था, बाकी 500 यहाँ पाए गए हैं। ठीक है, 500 तो नहीं, 300 मान लीजिए, आज तो कम बच्चे हैं। अभी चॉकलेट से पता लग जाएगा कितने। हाँ, तो उसको 3 से गुणा कर लेंगे, मतलब 2:1 ही होगा इस समय लड़के में लगभग यहाँ पर क्लास में। पूर्णतावाद में बाकी किसी दार्शनिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक आदमी, ब्रेडले का एक विचार, मुझे ऐसा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो एक विचार केवल पढ़ेंगे ब्रेडले का। किसका? ब्रेडले। ठीक, ब्रेडले का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, वो जल्दी से देख लीजिए। ब्रेडले 19th और 20th सेंचुरी का आदमी है और परफेक्शनिस्ट, आइडियलिस्ट, रैशनलिस्ट, ये तीनों शब्द फिर से आ गए। तो कहने का भाव क्या है? नीति मीमांसा में परफेक्शनिस्ट, मेटाफिजिक्स में आइडियलिस्ट और ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी में रैशनलिस्ट। वही मतलब हीगल के स्कूल ऑफ थॉट का आदमी है। इनका जो विचार बहुत प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, मेरा स्थान व मेरे कर्तव्य। मेरा स्थान व मेरे कर्तव्य। अगर कभी ऐसा वाक्य आपके सामने समझ जाना कि ब्रेडले का विचार है। ब्रेडले क्या कहना चाह रहे हैं? मोटी मोटी 2 बात समझ लीजिए, बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहली बात है कि माई स्टेशन क्या चीज है? माई स्टेशन, आपके मन में ये भाव आ रहा ना कि मैं जब ट्रेन से जाती हूँ तो मेरा स्टेशन आ जाता है, दैट इज माई जंक्शन, दैट इज माई स्टेशन। यही है ना, चंचलता जो दिख रही है, यही दिख रही है ना इस समय। माई स्टेशन का मतलब है इनको मन मुस्कुराने लगेगी, इस पर कोई बढ़िया कमेंट हो सकता है, पर चुप रहूंगी मैं भी, है ना। देखो, एक शब्द होता है स्टेटस। स्टेटस
स्टेटस का एक मतलब तो वो होता है जो व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है। आजकल की जनरेशन को वो ज़्यादा समझ में आता है कि लेटेस्ट स्टेटस क्या है, किस किसने देखा, देखें जरा किस किसने देखा। एक तो वो वाला मतलब है, तो यहाँ वो मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेडले के समय में व्हाट्सएप था ही नहीं, तो वो बेचारा कैसे स्टेटस बनाता। स्टेटस का इससे पिछला मतलब इतिहास में वो रहा कि किसकी कितनी प्रतिष्ठा है, कि तुम्हारा समाज में स्टेटस क्या है। मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, तो मेरा स्टेटस मेरी माँ है, तेरा स्टेटस ये सारा सामान है। तो स्टेटस का एक मतलब प्रतिष्ठा। यहाँ स्टेटस का मतलब प्रतिष्ठा भी नहीं है। स्टेटस का मतलब होता है प्रस्थिति, आप कौन सी स्थिति में हैं। तो स्टेटस का एक मतलब है स्थिति। कुछ स्थितियां होती है जो आपको जन्म से मिल जाती हैं, कुछ होती है जो आप अचीव करते हैं। एस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस इसको बोलते हैं। जैसे आप जन्म से लड़के हैं या लड़की हैं, ये आपसे पूछा नहीं गया था, हो गए। तो अगर आप लड़की हो गए तो आप किसी की बहन हो गए, लड़के हो गए तो किसी के भाई हो गए, लड़के हो गए तो बेटा हो गए, लड़की हो गए तो बेटी हो गए। तो बेटी होना, बेटा होना, भाई होना, बहन होना, ये सब एस्क्राइब स्टेटस है जो आपको जन्म से मिल जाते हैं। तो स्टेटस में एक संबंध होता है कि जो संबंध आपने मिल गए हैं आपको, वो सारे संबंध। जैसे एक व्यक्ति एक साथ क्या क्या होता है, अगर आपकी बात भी करें अभी, तो आप कम से कम पति पत्नी माँ बाप वाली स्थिति में नहीं आए हैं, लेकिन जिन स्थितियों में भी आप हैं, आप किसी के भाई या बहन हैं, आप किसी के बेटा या बेटी हैं, आप किसी के चाचा चाची, चाची तो नहीं, चाचा या मौसी आमतौर पर हो ही सकते हैं। आप में से कितनी लड़कियां किसी की मौसी हैं? हाँ, तो मौसियाँ बैठी हैं यहाँ पर। मौसी बहुत अच्छा शब्द माना गया है। मौसी का मतलब है जो माँ से भी ज़्यादा अच्छी होती है, मासी, उसको बोलते हैं मासी। तो लड़कों में कितने चाचा बन चुके हैं? और फूफा, फूफा तो नहीं बने अभी आप लोग? फूफा तो नहीं बने, फूफा मौसा ना बने हो बस, है ना। चाचा या मामा बन गए तो ठीक है। मामा कितने लोग बन गए? भारत में आदमी मामा जल्दी बनता है, चाचा बाद में बनता है, क्योंकि लड़की की शादी पहले हो जाती है ना, इसलिए मामा जल्दी बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आपके स्टेटसेस हैं। सारे स्टेटसेस का समुच्चय होता है स्टेशन। तो एक स्टेटस होता है संबंध के मामले में, एक हो सकता है आपके व्यावसायिक जीवन में हो सकता है। व्यावसायिक जीवन का मतलब निजी संबंधों के अतिरिक्त आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके व्यावसायिक क्षेत्र की बात मान सकते हैं, जहां आपके व्यावसायिक हित जुड़े होते हैं। तो आप जब भी किसी व्यवसाय में जाएंगे, तो मान लीजिए आप आईएएस बन गए, तो एक अधिकारी का स्टेटस आपका हो गया, उसमें किसी दिन एक कलेक्टर का स्टेटस हो जाएगा, कमिश्नर का स्टेटस होगा, आप बहुत के बॉस होंगे, आप कुछ के अधीनस्थ होंगे। तो एक पद पर होने से बहुत सारे स्टेटस मिल जाते हैं एक साथ, कि मैं कमिश्नर का जूनियर हूं, मैं एसडीएम का सीनियर हूं, मैं इस क्लर्क का सुपर सीनियर हूं। बहुत सारे स्टेटस एक साथ मिलेंगे, इन सबको बोलते हैं स्टेशन। तो पहली बात, स्टेशन का मतलब व्यक्ति अपने जीवन में जिस स्थिति में है उसमें उसकी बहुत सारी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों के समूह को बोलते हैं उसका स्टेशन। मेरा बात समझ में आ गई? तो कलेक्शन ऑफ स्टेटसेस, हमारे सभी परिस्थितियों का जो संग्रहण है उसको बोलते हैं हमारा स्टेशन। और हम जीवन भर अपने स्टेशन को चेंज करते रहते हैं, और मैच्योर होंगे, और ज्यादा लोग डिपेंडेंट होंगे आपके ऊपर, और बड़े हो जाएंगे, और ज्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके ऊपर। इस तरह से स्टेशन आगे बढ़ता रहता है। हर स्टेशन के साथ या हर स्टेटस के साथ भूमिकाएं भी होती हैं, रोल्स भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी के भाई हैं, तो आपकी एक भूमिका, वो लिखित संविधान नहीं होता कि बहन भाई ने लिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए कि आज से हम इसका पालन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टूड होता है कि भाई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मुझसे छोटे भाई या बहन को कोई दिक्कत आएगी तो मुझे मैनेज करना होगा, उसको ना परेशान होना पड़े, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगी। बड़ी बहन तो भी तो काम करती है, और बड़ा भाई बड़ी बहन एक काम और करता है, छोटे भाई छोटी बहन के कारनामे पेरेंट्स तक ना पहुंचे, बीच के लेवल पे ही मैनेज हो जाए, एक काम ये भी उसको करना होता है, जो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी मानी गई है। तो वो कारनामे पेरेंट्स तक क्यों पहुंचे, जब बीच में एक वो है तड़ित चालक है बीच में, तो वो फिर क्यों वहां तक पहुंचे मामला। ये सारी भूमिकाएं हैं। फिर कोई लड़की शादी हो गई, बहू हो गई, तो उसकी बहू के तौर पर भूमिका सास के प्रति अलग, ससुर के प्रति अलग है, पति को लेकर अलग हो सकती है, समाज को लेकर अलग हो सकती है। वो सारी भूमिकाएं हैं। हर स्टेटस के साथ जुड़े होते हैं बहुत सारे रोल, यानी कि भूमिकाएं। जब भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है, कंटेक्स्ट चलता है कि भारत की कामकाजी महिला भूमिका संघर्ष में उलझी है। ये खूब प्रसिद्ध कथन है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या था कि पुरुष घर के बाहर का काम करेगा, महिला घर के अंदर के काम करेगी। ये एक डिवीजन ऑफ रोल परिवार के भीतर ऐसा था, अच्छा नहीं था, क्योंकि घर के अंदर लगातार रहना ना मानसिक रूप से बीमार करने वाली चीज है। एक छोटी सी चार दीवारी है, रोज सुबह से रात तक उसी के अंदर फंसे रहना है, रोज वही काम मोनोटोनस, रोज सुबह खाना बनाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर कपड़े धो, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ। इतना बोरिंग है होमवर्क, अपने आप इतना बोरिंग काम होता है कि कोई भी महिला मानसिक रूप से बीमार हो सकती है यदि उसको जीवन भर वही काम करने की बाध्यता हो जाए, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। इसलिए समाज जब परिपक्व हुआ, जब सुरक्षा की चिंताएं कम होने लगी बाहर, तो स्वाभाविक था कि महिलाओं ने कहा कि हम भी बाहर जाएंगे और हम भी उत्पादक गतिविधियों में, जिनको उत्पादक गतिविधि माना जाता है, उन्हें पार्टिसिपेट करेंगे, नौकरी करेंगे, उद्यम करेंगे, धन कमाएंगे। अच्छी बात है, वो भी गई। पुरुषों ने आमतौर पर ज्यादा मना नहीं किया, क्योंकि पुरुषों को भी उनकी आय का लालच तो था ही। एक पुरुष कमा रहा है, अब उसकी पत्नी भी कमा रही है, जब दो लोग कमा रहे हैं तो आय बढ़ जाती है, आय बढ़ने से घर की स्थिति बेहतर होती है, बच्चों की संभावना बेहतर हो जाती है। तो पुरुषों को भी अपनी पत्नियों की आय आमतौर पर अच्छी लगती है। और कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं, हम दहेज नहीं लेंगे, हमें कमाने वाली पत्नी चाहिए, हमें एफडी नहीं चाहिए, हमें आरडी चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट चाहिए, जो हर महीने डिपॉजिट होता हो, ना कि हमें एक ही बार का चाहिए। तो महिलाएं घर के बाहर निकली, और जब घर के बाहर निकली तो सुबह 10 बजे ऑफिस है, शाम को 6 बजे तक है। 10 बजे के ऑफिस का मतलब है कि 9 बजे निकलना होगा पति के साथ, जब पति निकला, पत्नी निकल गई, शाम को दोनों साथ साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन भारत के कमबख्त पतियों की अपेक्षा ही नहीं बदली।
उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ साथ घर के बाहर काम करो, पैसा कमा के लाओ, किंतु घर के काम में मुझसे उम्मीद मत करना। घर का काम तुम्हारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। नौकरी करनी है शौक से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, लेकिन ध्यान रखना लोग बहुत खराब होते हैं। ध्यान रखना, आदमी लोग बहुत खराब होते हैं। मैं भी ऑफिस में जाता हूँ, वैसे वहां भी कुछ महिलाएं काम करती हैं, लेकिन आदमी लोग बहुत खराब होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बड़े नीच होते हैं। तो पुरुष क्या करने लगे, पत्नी के पीछे जासूस छोड़ने लगे कि बस चेक करते रहे, सब ठीक चल रहा है, बस पैसा आता रहे, साथ में जासूसी भी चलती रहे, और पैसा खर्च करने का हक हमारा बना रहे। और सबसे रोचक बात कि छोटे बच्चे के भोजन बनाने से लेकर सास ससुर की सेवा करने तक की सारी जिम्मेदारियां पत्नी की ही रहेंगी। वो सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठे, सबके लिए खाना बनाना, फिर खुद भी तैयार होना ऑफिस जाने के लिए, सबके टिफिन पैक करने हैं। और शाम को 6 बजे जब दोनों थके रहेंगे तो पति तो सामंत की तरफ पड़ जाएगा, थक गया बहुत ज्यादा, आज बहुत ताश खेली, उसमें थक गया। और पत्नी घर में घुसते ही किचन में जाएगी, चाय बनाएगी, फिर हजार बातें की, आज क्या खाओगे, वो कह रहे आज तो बस शाही पनीर बनाओ, मुर्ग मुसल्लम बनाओ, और कुछ बढ़िया परांठे, और चटनी हाथ से पीस के बनाना, मशीन वाली नहीं, ऐसी चटनी बना दो। तो चटनी बनती है दरअसल उस औरत की, जो बाहर भी काम करती है, अंदर भी काम करती है। इसको बोलते हैं भूमिका संघर्ष। अगर कभी सोशल इश्यूज में ऐसा प्रश्न आए कि आज की नौकरी पेशा भारतीय महिला भूमिका संघर्ष में उलझी है, इसका यह मतलब होता है। इसलिए कहते हैं कि स्टेटस बदलने के साथ रोल बदलना भी जरूरी है, वरना कोई व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। अब सारा समझ लीजिए, ब्रेडले साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे स्टेटस होते हैं, उन सबका कलेक्शन स्टेशन होता है, स्टेशन में बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हक है कि अपना स्टेशन खुद चुने, स्टेशन का चयन स्वयं करना है, इसमें व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए। और स्टेशन के चयन में क्या क्या चुनना होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मुझे फूफा नहीं बनना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कह सकता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भाई जब कोई विवाह करेगा ही नहीं तो फूफा बन नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मौसा नहीं बन सकता है, लेकिन चाचा बन सकता है, मामा बन सकता है, उसमें उसकी नहीं चलेगी। तो यदि कोई, जैसे फूफा तो क्या बनने में दिक्कत है, कोई अगर कहे कि मुझे पिता नहीं बनना, मुझे मां नहीं बनना, मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, या मुझे पति या पत्नी नहीं बनना है, मुझे किसी की चिक नहीं समझ में आती, मैं 24 घंटे किसी को झेल नहीं सकता हूं, 24 सेकंड 24 मिनट तक ठीक है दिन भर में, लेकिन 24 घंटे किसी को झेलना, इससे अच्छा आदमी जिए ही नहीं, और इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो तय कर ले, विवाह नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चॉइस होनी चाहिए। और एक उम्र तक अधिकांश लोग बोलते हैं, स्पेशल लड़की के विवाह कभी नहीं करेंगे, फिर हो जाता है, फिर चुन्नमुन्न हो जाते हैं। समाज की गति ऐसी चलती रहती है। एक मैंने बहुत देखा परिवारों में कि 20-25 साल की लड़कियां बोलती हैं हम कभी शादी नहीं करेंगे, क्यों, शादी से आजादी खत्म हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और 3 साल बाद कार्ड आ जाता है, फिर कि जलूल जलूल आना उसमें लिखा होता है, अंत में फिर जलूल जलूल जाते हैं शादी में, उल जुलूल तरीके से शादी हो जाती है, और 1-2 साल में फिर एक कार्ड आता है, चुन्नू का नामकरण है, तो आप उसमें यही होता है ड्रामा कुल मिलाकर समाज में। वैसे आप में से कितनी लड़कियां कहती हैं कि शादी कभी नहीं करेंगे, हाथ खड़ा करो। यहाँ भी 3-4 कह रही है, ठीक है, सर कार्ड भेज देना, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि कार्ड भेजूंगी नहीं मैं इसलिए, ठीक है। और लड़कों में, इनमें भी 3-4 लोग हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये चॉइस का मामला है, कोई विवाह करे ना करे उसकी चॉइस है। इसी प्रकार से वो कौन सी नौकरी करे, कौन सा उद्यम करे, ये उसकी चॉइस है। अगर आपने तय किया कि मुझे आईपीएस बनना है तो आईपीएस बनो, आईएएस बनना है आईएएस बनो, आईआरएस बनना है आईआरएस बनो, लेकिन आपने एक बार जो अपना स्टेशन चुन लिया, उस स्टेशन से जुड़े सभी कर्तव्यों को ठीक से निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो स्टेशन चुनने का फैसला व्यक्ति स्वयं करे, किंतु उस स्टेशन से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन, और निर्वहन भी ठीक से करना है, हल्के में नहीं करना है, कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से कोई भी समाज अच्छे तरीके से काम कर सकता है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं कि समाज अच्छे तरीके से काम कर सके। और ये समझाते हुए उसने साफ साफ कहा, ये सारे लोग मानते हैं, इन्होंने विशेष रूप से कहा कि मैं तो व्यक्ति और समाज के बीच आंगिक संबंध मानता हूं। आंगिक संबंध का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, ऑर्गेनिक यूनिटी। अब ये बताइए, क्या किसी शरीर में सभी अंग एक दूसरे काम करते हैं या अपना अपना काम करते हैं? तो हर अंग अपना काम ठीक से करता रहे काफी है, जैसे उछल कूद नहीं बचानी है। लीवर बोले कि हार्ट भी मैं ही बनूंगा, मैं बड़ा होकर हार्ट बनूंगा, तो ये नहीं चलेगा, वो लीवर ही रहेगा, लीवर वाला काम ठीक से कर लो, उतना काफी है, तो अपना काम करना है। मनुष्य को तो ये भी छूट दी है कि आप काम चुन लीजिए अपने हिसाब से, अंगों को तो ये छूट भी नहीं होती है, तो मनुष्य को तो छूट है कि अपना काम चुन सकते हैं। अगर अपना काम सब ठीक से करेंगे तो सिस्टम यानी कि शरीर अपने आप ठीक रहेगा, और सिस्टम ठीक रहेगा तो सभी अंगों का विकास भी ठीक से होगा। तो समाज में यदि हर व्यक्ति अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करेगा तो समाज अच्छा बन जाएगा, और समाज अच्छा बन जाएगा तो हर पद से जुड़े व्यक्ति के पास अपना कर्तव्य निभाने की संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। इसलिए यह मैकेनिज्म रहेगा तो समाज बेहतर चलेगा। स्पष्ट हुआ एकदम? बस इसी को बोलते हैं माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज, और इसकी तुलना की जाती है गीता से। गीता और महात्मा गांधी, केवल गांधी लिखने से राहुल गांधी मान ली जाने का खतरा है, इसे जी लगा दी साथ में, गीता और गांधी जी, ठीक। तो गीता में क्या कहा गया, 4 वर्ण क्यों बनाए हैं, ताकि व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे। तो भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, ऐसा कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था जैसा विचार पश्चिम में 2 जगह दिखता है, एक दिखता है प्लेटो में और एक दिखता है ब्रेडले में। तो क्या मैं मान लूं कि परफेक्शनिज्म परफेक्ट तरीके से आप समझ गए हैं? ठीक, चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अब हम शुरू करेंगे वो दार्शनिक
समझ गए, पहले समझ गए, चलो। चलिए अब आइए कांट पर। कांट के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है। कांट की कुछ बेसिक जानकारी। कांट का समय है 18th सेंचुरी और कांट के देश का नाम है जर्मनी। कांट के बारे में तीन बेसिक बातें समझते हैं कि उसकी जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है, वो क्या है, तत्व मीमांसा क्या है, और फिर मुख्य विचार करेंगे नीति मीमांसा पर। पहले इन दोनों पक्षों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यह समझें कि कांट की दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो पहली पुस्तक है उसका नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक का मतलब समीक्षा, यानी शुद्ध बुद्धि की समीक्षा। इस किताब का नाम हिंदी में है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और कांट की दूसरी पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। इसी किताब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब को लिखने तक कांट पर गीता का प्रभाव पड़ गया था। मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है कहीं, लेकिन मुझे इतिहास के एक अध्यापक ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उस दिन पहले डिस्कशन में बताया कि कुछ ऐसे प्रमाण आ रहे हैं जिससे पता लगता है कि उस समय गीता का अनुवाद जर्मन भाषा में हो गया था। कुछ जर्मन लोग भारत में उसमें एक्टिव थे, तो इस बात का संकेत है कि सेकंड बुक से पहले कांट ने गीता का अध्ययन किया था। मैं ये नरेंद्र मोदी वाले भाव से नहीं कह रहा हूं कि गीता के अध्ययन के बिना कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है, मैं इस भाव से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। संयोग है, अगर ये संयोग है तो बड़ा संयोग है, क्योंकि सेकंड बुक में गीता जैसी बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली किताब में दूर दूर तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता है। ठीक, पहली जो किताब है वो मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा की किताब है, और ज्ञान मीमांसा की बात करते करते निष्कर्ष के रूप में कांट की तत्व मीमांसा भी इसी किताब में आ जाती है। ठीक, जो दूसरी किताब है वो नीति मीमांसा की किताब है, और इस नीति मीमांसा का जिक्र करते हुए उसने कुछ कुछ बातें तत्व मीमांसा की भी की हैं। तत्व मीमांसा की भी कुछ बातें की हैं। पहले आप यूं समझ लें, एक दार्शनिक का नाम था ह्यूम, डेविड ह्यूम, मैंने उसका जिक्र कई बार किया है। वो संदेहवादी था। संदेहवाद का बेसिक मतलब है कि मुझे हर चीज पे संदेह होता है। पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कायदे से मैं इस पे भी संदेह कर सकता हूं कि क्या ये सच है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि मैं सपना देख रहा हूं, और मैं सपने में ये देख रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जब तक सपना टूटेगा नहीं तब तक ये तय नहीं होगा कि वो सपना है। इसलिए संदेहवादी कहते हैं कि दरअसल हम साबित तो ये भी नहीं कर सकते कि हम अभी सपना देख रहे हैं या सपने में नहीं है, इसको भी साबित करना संभव नहीं है। आप कहेंगे चूटी काट लो, तो सपने में व्यक्ति को शक हो गया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, और सपने में उसने सपने वाली चूंटी काटी, और सपने में सपने वाली चूंटी से दर्द हुआ, और सपने में उसने घोषणा कर दी मैं सपना नहीं देख रहा हूं। ये भी हो सकता है। और अगर ये हो सकता है तो इसका मतलब आप किसी भी स्थिति में साबित नहीं कर सकते कि आप सपना नहीं देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं बात का मर्म क्या है? ये संदेहवाद का चरम स्तर होता है। लेकिन ह्यूम ने यह कहा कि यदि मैं संदेहवादी बनकर सड़क पर निकल गया तो मेरा मरना पक्का है। तो सामने ट्रक आए और मैं सोचूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सपना है कि क्या है, पूरी तरह में काम तमाम हो जाएगा। इसलिए संदेहवाद को मैं अपने स्टडी रूम में लॉक कर देता हूं। एकेडमिक स्केप्टिक फिलोसफर हूं। इसका मतलब जब मैं दर्शन का अध्ययन करूंगा पूरी टेक्निकलिटी, पूरी बारीकी के साथ, तो मैं उस समय एक विशेष दृष्टिकोण लेकर चलूंगा। लेकिन जब मैं व्यावहारिक जीवन जीऊंगा तो मैं अपने उस दृष्टिकोण को थोड़ा सा अलग कर लूंगा, क्योंकि व्यावहारिक जीवन जीने में वो दार्शनिक चिंतन की बारीकियां काम नहीं आती हैं, वहां बिखराव पैदा हो जाता है। कांट की पहली किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। अगर आप शुद्ध बुद्धि की समीक्षा करेंगे, आप एकदम तटस्थ होकर समीक्षा करेंगे, तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो इस किताब में है। और इस किताब में वो कहता है ईश्वर पता नहीं है या नहीं, आत्मा पता नहीं है या नहीं, कोई नहीं पता लगा सकता है, जगत पता नहीं, अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म। फिर वो कहता है कि एक होती है व्यावहारिक बुद्धि। अगर आपको दुनिया में रहना है तो दुनिया में रहने के लिए आपको कुछ व्यावहारिक बातों को मान के चलना पड़ता है, और नैतिकता चलती है उस व्यावहारिक बुद्धि से। नैतिकता बहुत शून्य या सूक्ष्म दर्शन से नहीं चलती है, व्यावहारिक बुद्धि चलती है। और व्यावहारिक बुद्धि के स्तर पर जब वो बात करते हैं तो तत्व मीमांसा में उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछा गया है कि नैतिकता की पूर्व शर्तें कांट ने क्या मानी है, और कांट कहता है नैतिकता की पहली शर्त है कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। नैतिकता की दूसरी शर्त है कि आत्मा और उसकी अमरता को मानना पड़ेगा। और पहली किताब में क्या बोला, ईश्वर है या नहीं पता नहीं, आत्मा है या नहीं पता नहीं, और दूसरी किताब में ईश्वर को मानना पड़ेगा, आत्मा को मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, कांट कहते हैं बात को ध्यान से समझ लो। शुद्ध बुद्धि के स्तर पर दुनिया में कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। व्यावहारिक बुद्धि जो दुनिया में जीवन जीने के लिए चाहिए, उसके स्तर पर हम कई बातें मान के चलते हैं, सही हो या गलत हो नहीं पता। मान लेना चाहिए कि ईश्वर है, आत्मा है, क्योंकि नैतिकता की दुनिया उसके माध्यम से चलाना ज्यादा आसान होता है। और इसलिए कांट के दर्शन में इन दो पुस्तकों की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, कुछ लोग सक्सेशन देखते हैं कि कैसे तार्किक क्रम में चीजें कहां से कहां तक निकली। अब मैं दो लाइन में आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि कांट ने अपनी पहली किताब में क्या निष्कर्ष दिए थे, ताकि आपको आइडिया रहे कि आदमी क्या करना चाह रहा है। इसकी किताब जो बेसिकली है पहले वाली, वो ज्ञान मीमांसा के बारे में है।
तत्व मीमांसा तो उसके निष्कर्ष में अपने आप आ जाता है। और ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कितना प्रामाणिक है, कितना झूठ है, वो सब चीजें होती है ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। मैं आपसे एक बार ये भी कहा था कि कांट के समय में दो दर्शन बुरी तरह से प्रसिद्ध थे, जिनमें से एक का नाम था बुद्धिवाद और एक का नाम था अनुभववाद। अगर आपको ध्यान हो तो बुद्धिवाद में तीन दार्शनिक उस समय खूब प्रबल थे, जिनमें से एक का नाम था डेकार्ट, एक का नाम था स्पिनोजा और एक का नाम था लाइबनिज या लाइबनिट्स। ये तीन दार्शनिक बुद्धिवाद की दुनिया में प्रबल दार्शनिक थे उस समय। ये तीनों 17th 18th सेंचुरी के दार्शनिक हैं। और ठीक उस समय अनुभववाद की दुनिया में इनके सामने खड़े हुए थे, एक था लॉक, एक था बर्कले और तीसरा ह्यूम। ये भी 17th 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में एक तरफ डेकार्ट है, एक तरफ लॉक है। 18th सेंचुरी में तो लाइबनिज और एक तरफ ह्यूम है। लाइबनिज और ह्यूम एक तरह से कांट के समकालीन दार्शनिक हैं, उसी समय वो लोग लिख पढ़ रहे हैं। और कांट की दिक्कत क्या, कांट हो गया पेंडुलम टाइप का। कांट ने जब पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले कांट पर असर पड़ा लाइबनिज का, उसको लगा भाई ये तो बहुत सही है। फिर किसी ने पढ़वा दिया ह्यूम, इधर कूद के चला गया, कुछ दिन बाद फिर कूद के यहाँ वापस आ गया, फिर कूद के यहाँ चला गया। इसलिए बोलते हैं पेंडुलम फिलोसफर हो गया है। पेंडुलम कितना इधर से इधर बेचारा घूमे जा रहा है। और अंत में कहते हैं कि ह्यूम के संदेहवाद ने उसे निद्रा से जगा दिया, डोगमेटिक स्लीप से जगा दिया। डोगमेटिक स्लीप का मतलब होता है, इसका डॉग से कोई संबंध नहीं है, डोगमा से है। डोगमा का मतलब है वैचारिक पूर्वाग्रह, कि आप कुछ मान के ही चल रहे हैं और अचानक समझ में आया कि मैं ये मान के चल ही क्यों रहा हूं। जैसे वही क्यों मान के चल रहा है कि समझदार होने के लिए बुद्धिवादी या अनुभववादी होना पड़ेगा, इनमें से एक रास्ते को चुनना ही पड़ेगा। ये डोगमा था। और अंत में उसको समझ में आ गया कि इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए उसने एक नया सिद्धांत वहां क्रिएट किया, जिस सिद्धांत का नाम क्या था, समीक्षावाद, यानी कि क्रिटिसिज्म। आपको ध्यान है जब हमने दर्शन का इतिहास पढ़ा था आधे घंटे में, उस समय शब्द आया था, उसने बुद्धिवाद और अनुभववाद का सामंजस्य करके एक नया सिद्धांत निकाला, उसका नाम है समीक्षावाद। ये झगड़ा क्या है आपको समझने में शायद इसकी रुचि नहीं होगी या कोई मतलब खास है नहीं। मैं एक वाक्य में कोशिश कर लेता हूं, समझ में आए तो अच्छा है, ना आए तो आपको बहुत काम का है नहीं, एक आइडिया रहे तो ठीक है। बुद्धिवादी आदमी जो भी होता है ना, उसका प्रिय विषय होता है गणित, मैथ्स। और अनुभववादी व्यक्ति का प्रिय विषय हमेशा होता है साइंस, मैथ्स और साइंस। क्या आपने अपने जीवन में कभी दो शब्द सुने हैं, डिडक्शन और इंडक्शन, निगमन और आगमन? जो मैथमेटिक्स है वो टिका होता है डिडक्शन या निगमन पर, और दूसरी बात मैथमेटिक्स टिका होता है बुद्धि पर, मकड़ी वाले सिद्धांत पर टिका होता है। पूरे गणित का विकास मकड़ी वाले सिद्धांत से होता है, बुद्धिवाद से होता है। और बुद्धिवादियों को डिडक्शन या निगमन पसंद है। डिडक्शन का मतलब होता है एक नियम में से निष्कर्ष निकालते चलो, उसको बोलते हैं निगमन। और जो अनुभववादी होते हैं उनको साइंस पसंद है, और साइंस वालों को आगमन या इंडक्शन पसंद आता है। आजकल तो इंडक्शन का मतलब कुछ और हो गया है, चूल्हा एक विशेष प्रकार का। और इनको बुद्धि पसंद नहीं है, इनको पसंद है अनुभव। और अनुभव वाले कौन से प्राणी के समान होते हैं, मधुमक्खी। ये मधुमक्खी वाले लोग हैं। दोनों बातों का सार क्या है, देखो सार समझो। विज्ञान वाला आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, यह दावा नहीं कर सकता कि उसका ज्ञान पूर्णतः निश्चित है। यह दावा कर ही नहीं सकता, कितना भी रिसर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रिसर्च किया आपने, एक बड़ा अच्छा आदमी है बर्टन रसेल, उसने फिर बड़ा अच्छा कमेंट किया एक बार, अनुभव की दुनिया में 100% निश्चित ज्ञान मिल ही नहीं सकता। इसे यूं समझें कि मेडिकल साइंस का विकास हुआ, किसी व्यक्ति को हार्ट में पेन हुआ, डॉक्टर ने उसका सीना चीर दिया, उसका हार्ट बाईं तरफ था, उसका इलाज किया, ठीक किया, उसको भेज दिया। तो किताब में लिखा कि हमने इस व्यक्ति का जब चीर फाड़ की इसकी, तो इसका हार्ट बाईं ओर पाया गया। इतना ही निष्कर्ष है, पहला केस हुआ है। फिर सेकंड केस देखा, वही पाया गया। बहुत लोगों का चेकअप किया, धड़कनें वहीं से आ रही हैं, तो मानते कि बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर, इसका ही बाईं ओर, इसका ही बाईं ओर। अमेरिका में जितने रिसर्च हुए सब बाईं ओर, अफ्रीका में सब बाईं ओर, एशिया में सब बाईं ओर, हर जगह बाईं ओर आ रहे थे। तो अंत में एक हार्ट के स्पेशलिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखा कि मैंने आज तक 36,000 लोगों पर अपना परीक्षण किया है या सर्जरी की है। 36,000 के 36,000 व्यक्तियों का हार्ट शरीर में बाईं ओर है, ऊपर की ओर बाईं ओर स्थित है। लेकिन अगर वो सच्चा वैज्ञानिक है तो ये नहीं लिखेगा अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय बाईं ओर होता है, ये नहीं लिखेगा। वो लिखेगा अतः इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति का हृदय सामान्यतः बाईं ओर ही होता है। सामान्यतः क्या क्या लिखेगा, क्योंकि 36,000 हो चाहे 36 लाख एक्सपेरिमेंट्स हो, जिस दिन एक व्यक्ति मिल गया जिसका हार्ट दाईं ओर है, न 36,000 काम आएंगे न 36 लाख काम आएंगे। एक ही काफी है नियम को खारिज करने के लिए, और एक अपवाद तो मिल जाएगा। बच्चे का जन्म महिलाओं के गर्भ से होता है, ये सामान्य नियम है। लेकिन दुनिया में एक केस आ चुका है जहां गर्भाशय किसी पुरुष के शरीर में था और उसको मां बनने का सौभाग्य मिल गया, मतलब क्षमता थी, उसके पास क्षमता थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे का जन्म देने की क्षमता केवल महिलाओं के पास होती है। अपवाद हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है इसका भी। इसलिए विज्ञान का आदमी जो ज्ञान देगा वास्तविक ज्ञान तो देगा, पर विज्ञान के ज्ञान में कभी भी निश्चयात्मकता नहीं आ सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा डाउट रहेगा कि कहीं कुछ और ना आ जाए। बर्टन रसेल ने इसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसने कहा कि अगर मुझे ये भी कहना हो कि कौवा काला होता है तो मैं नहीं कह सकता,
मान लो मैंने दुनिया में 50 लाख कौवे देखे, सारे काले हैं, तब भी क्या होगा? अगर मैं कहता हूं मैंने 50 लाख कौवे देखे, वो सारे काले थे, और फिर कहता हूं अतः कौवा काला होता है, ये तभी ठीक होगा जब बीच में एक वाक्य हो रहा है। वो वाक्य क्या होगा? दुनिया में कुल 50 लाख ही कौवे हैं, मैंने 50 लाख कौवे देखे, सारे काले हैं, दुनिया में कुल 50 लाख ही कौवे हैं, अतः कौवा काला होता है। बात समझ में आ रही है? अगर कौवे इससे ज्यादा होते हैं तो उनमें से एक कौवा सफेद अगर मिल गया ना, जैसे कहते हैं एक उल्लू ही काफी है बर्बादी गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कुछ वैसा ही मामला है। एक कौवा ही काफी है बर्बादी सिद्धांत करने को। आपने 50 लाख देखे, भाड़ में जाए, एक मिल गया अपवाद, सब खत्म हो जाएगा। तो विज्ञान और अनुभववाद की दुनिया का सच है कि चीजें निश्चित नहीं हो पाती, वास्तविक होती है। गणित में होती है चीजें निश्चित, एकदम एकदम निश्चितता, 100% निश्चित होता है। और यदि कह दिया कि यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोई भी त्रिभुज बना लिए किसी भी तरह से, उसके कोणों का योग 180 डिग्री ही होकर रहेगा। यह निश्चित ज्ञान है। वृत्त है 360 डिग्री है, चतुर्भुज है 360 डिग्री है, वो रहेगा, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जो निश्चित ज्ञान होता है उसमें कुछ वास्तविकता नहीं आती है। ये वाली बात मैं विस्तार में समझाने से बचूंगा, वरना टाइम ज्यादा निकल जाएगा। वास्तविकता का मतलब उसका रियल लाइफ में एग्जांपल्स नजर नहीं आते हैं। मैं इस पर एक वाक्य बोल के बस निकल रहा हूं, वो ये, आप दुनिया में कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, आप इसको नाप के देख लीजिए, 180 डिग्री का नहीं होगा, 179, 181, 179.5 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसमें लाइन की डिस्टोर्शन आ रही है। जो आदर्श त्रिभुज 180 डिग्री का होता है उसमें लाइन नहीं होती है, वो केवल कंसेप्ट में होता है। और बर्टन रसल ने बड़ी सुंदर बात की, उसने कहा त्रिभुज कैसे बनता है, थोड़ा मूल में जाइए। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, 3 रेखाओं से बनता है, रेखा बिंदुओं से बनती है। बिंदु की परिभाषा है जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, कोई डायमेंशन ना हो। अगर बिंदु की लंबाई 0 है तो कितने भी बिंदु मिला के रेखा कैसे बनेगी? 0 को कितनी बार भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 0 + 0 + 0 + 0 करते जाओ, क्या बनेगा? 0। और रेखा की परिभाषा है जिसमें लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं है। दुनिया में वास्तविक रूप में ऐसी लंबाई हो ही नहीं सकती जिसमें चौड़ाई ना हो, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसे जो त्रिभुज हम कॉपी में बनाते हैं वो त्रिभुज नहीं है, वो त्रिभुज के कंसेप्ट की नकल है। और 180 डिग्री त्रिभुज में होता है, त्रिभुज की नकल में नहीं होता है। अगर इस वाक्य से बात समझ में आए तो निष्कर्ष समझ लीजिए कि गणित का ज्ञान निश्चित तो होता है किंतु वास्तविक जीवन पर अप्लाई नहीं होता। और कांट बेचैन है कि अगर मैं ये वाला ज्ञान लूं तो इससे वास्तविक जीवन में कुछ पता नहीं चलता, निश्चित होता है। ये वाला लूं तो वास्तविक जीवन का पता लगता है किंतु निश्चितता नहीं मिलती है। वो ऐसा ज्ञान बनाने की फिराक में है जिसमें वास्तविकता भी हो और निश्चितता भी हो, और इसी फिराक में उसने ये वाली किताब लिखी और कुछ ऊल जुलूल निष्कर्ष निकाले जो उस समय लोगों को लगा बाप रे बाप गजब कर दिया है। लेकिन बाद में एजे एयर जैसे लोगों ने धो डाला कांट को कि कांट ने किस तरह से हम सबको गधा बनाया है, वो बात समझ में आ गई। ज्ञान मीमांसा के मामले में कांट ने कैसे निष्कर्ष निकाले, उसकी कमियां अब समझ में आ चुकी हैं, हम उस पर बहुत विस्तार में जाने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। आपके काम का जो है वो मेटाफिजिक्स और एथिक्स है, क्योंकि एथिक्स भी इसका मेटाफिजिक्स पर टिका हुआ है। बता दूं मेटाफिजिक्स में कांट ने क्या 4 निष्कर्ष दिए, उससे उसकी एथिक्स को समझना आसान हो जाएगा। तो कांट की तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा में सामान्यतः 3 ही प्रश्न हुआ करते हैं। एक होता है ईश्वर, एक होती है आत्मा, एक होता है क्या होता है? एक होता है ईश्वर, एक है आत्मा, तीसरा कौन है? जगत। अब देखो कांट बहुत सजग होके, मतलब उसकी किताब की गहराई इतनी ज्यादा है कि उसके था लेना मुश्किल है, इसलिए उसकी गलतियां पकड़ने में 250-300 साल लग गए। एजे एयर ने लगभग 150-200 साल के बाद पहली बार उसकी गलतियों को ठीक से निकाल के दिखाया कि कहां मिस्टेक की कांट ने। वरना कांट से जूझना आसान काम नहीं है, बड़े बड़े हिल जाते हैं कांट के सामने, ऐसा दार्शनिक है। जब वो उसी ज्ञान मीमांसा को लेकर पहुंचा मेटाफिजिक्स में, उसने बड़ी सिंपल बात कही। कुछ लोग मानते थे कि ईश्वर है, कुछ कहते थे कि ईश्वर नहीं है। कांट दोनों को देख के मुस्कुरा रहा था कि गधेपन के 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। जो कह रहे थे है, उनकी अपनी कहानियां थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन कह रहा था है, तो डेकार्ट कह रहा था, स्पिनोजा कह रहा था, लाइबनिज कह रहा था, यहां तक कि लॉक भी कह रहा था, बर्कले भी कह रहा था। बुद्धिवाद के तीनों लोग ईश्वर मान रहे थे, अनुभववाद के भी पहले दोनों लोग ईश्वर मान रहे थे कि होता है ईश्वर। अकेला ह्यूम कह रहा था कि बकवास बात है, ऐसी बकवास बात को हम नहीं मानेंगे। पहले और कुछ लोग प्राचीन काल के बोल रहे थे, अलग बात है, लेकिन उस समय ह्यूम कह रहा था कि ईश्वर नहीं है। कांट से पूछा लोगों ने कि कांट आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप बताएं। कांट ने कहा पता नहीं। है का मतलब होता है ईश्वरवाद, नहीं है का मतलब होता है निरीश्वरवाद, और पता नहीं का मतलब होता है अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म। मतलब ईश्वर के मामले में सबसे बढ़िया स्टैंड कांट का है दुनिया भर में। जैसे कांट ने कहा पता नहीं, कुछ लोग ज्ञानी आ गए, हम बताते हैं, चिंता मत करो, हम बताते हैं, आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो कांट मुस्कुराया बुद्ध की तरह कि आप बुड़बक आज जरा समझा मुझे तू। तो कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व के तर्क देने लगे। कुछ लोग तर्क देते हैं, 6-7 तर्क हैं इस मामले में। कांट ने ईश्वर के अस्तित्व के जितने तर्क थे उन सबकी धज्जियां उड़ा दी, फिर कहा और कोई आया नहीं उसके बाद।
कांट ने कहा और जो ईश्वर को मानता हो तर्क देना चाहता हो मेरे पास, जो तर्क में लोग लेके भाग गए सुरक्षित, इनको कम से कम बचाने का तर्क को, सब तर्कों की चटनी बना दी उसने कांट ने, कि इनमें से एक भी तर्क दो कौड़ी का नहीं है कि हम उस पर भरोसा करें, बकवास तर्क है एकदम। तो निरीश्वरवादी बहुत खुश थे ह्यूम जैसे, यार हम कह रहे थे ना कांट थी हमारी बात नहीं समझ, बोले अब तू आ जरा, तू भी आ। निरीश्वरवाद के जो तर्क थे कांट ने उनकी भी चटनी निकाल दी। कहा ईश्वर सिद्ध नहीं होने से यह कहां सिद्ध हुआ कि ईश्वर नहीं है। मेरी बार आपसे एक बात कही थी, याद कीजिए, यदि अदालत कहे कि इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इस पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया, क्या इससे यह सिद्ध हो गया कि वो निर्दोष था? दोष सिद्ध होने से सिर्फ यह सिद्ध हुआ कि दोष सिद्ध नहीं हुआ, इससे यह सिद्ध नहीं हुआ कि वो निर्दोष था। दो संभावनाएं हैं, या तो निर्दोष था या दोषी था, पर सबूत इतनी गहराई से छिपाए थे कि मिले ही नहीं। तो ईश्वर के अस्तित्व के तर्क खारिज किए, जिन्होंने कहा ईश्वर नहीं है उनके तर्क खारिज किए, और उसने स्पष्ट किया कि ईश्वर के अस्तित्व के तर्क खारिज होने से सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व के तर्क खारिज होते हैं, संभावना खारिज नहीं होती है। इसके बाद भी हो सकता है कि ईश्वर हो, किंतु ईश्वर अगर है या अगर नहीं है, दोनों ही स्थितियों में वो हमारी ज्ञान की क्षमताओं से परे है। और ज्ञान की क्षमताओं से परे होने का मतलब है कि ना तो हम ये जान सकते हैं कि वो है, ना ये जान सकते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान की लिमिट्स के बियॉन्ड है, वहां तक हम जान ही नहीं सकते, हमारे बस की बात ही नहीं है। और जब वो हमारे ज्ञान की क्षमताओं से परे है, ज्ञान का विषय तो है नहीं। और फिर कांट ने कहा जो ज्ञान का विषय नहीं है वो आस्था का विषय है। और आस्था के विषय में उसने साफ कहा कि यदि आप मानना चाहते हैं ईश्वर को तो मान लीजिए, बस ये कहिए कि मुझे आस्था है, ये मत कहो कि ज्ञान है। और यदि आपको लगता है ईश्वर नहीं है तो आप कहिए कि मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, ये मत कहो कि मैं जानता हूं कि ईश्वर नहीं है। मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, मेरी आस्था इस बात में कि ईश्वर नहीं है, या मुझे ईश्वर के होने में अनास्था है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस ज्ञान का दावा मत करना, वरना मैं आ जाऊंगा और ठीक से ठुकाई करूंगा, ध्यान रखना। तुम्हारे सारे तर्कों को इतना मैं चटनी बनाऊंगा उनकी। उसने ये धमकी दी और उसे धमकी आज तक कायम है, आज तक कायम है। तो एक वाक्य बताइए, ईश्वर है नहीं है या पता नहीं? और इसको सच में कुछ नहीं पता है, इसको बहुत पता है, इसको सबसे ज्यादा पता है, और इसीलिए पता है कि ईश्वर है या नहीं पता नहीं। मूर्खों को पता कम है, इसलिए मूर्खों का दावा है कि उनको पता है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। इसको सबसे ज्यादा पता है, इसलिए कह रहा है कि पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं। और इस स्टैंड को बोलते हैं दर्शन की दुनिया में अज्ञेयवाद या एग्नोस्टिसिज्म। स्पष्ट हो गया? अभी दूसरी किताब में ईश्वर को मान लेगा, कैसे मानेगा देखते हैं। और यूपी ने यही प्रश्न पूछा कि क्या धारणाएं मान ली हैं उसमें। आत्मा के बारे में भी कुछ लोग कह रहे थे है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि आत्मा है, आत्मा का मतलब आत्मा नाम की एक वस्तु, एक सब्सटेंस जिसके अंदर चेतना का गुण होता है, वैसी वस्तु आत्मा है। वालों में एक तो डेकार्ट ही था, मैं सोचता हूं, कौन सोच रहा है, मैं सब पे शक करूंगा, कौन शक कर रहा है, मैं इस पे भी शक करूंगा, किंतु शक करने वाले पे कौन शक कर रहा है, कोई तो शक कर रहा है, अतः शक करने वाले को तो मानना ही पड़ेगा। वो कौन है? वही तो आत्मा है। ये कहानी सुनाई उसने, और तब से हो गया कोजिटो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। तो डेकार्ट ने आत्मा को मान लिया। स्पिनोजा ने बहुत स्पष्ट रूप में नहीं माना, लाइब्रेरी से बहुत स्पष्ट रूप में नहीं माना, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि ये लोग भी घुमा फिरा के आत्मा को मान लेते हैं, इनको कोई खास समस्या है नहीं। फिर लॉक की बात आई, लॉक ने मान लिया, बर्कले ने मान लिया, पांचों ने किसी न किसी रूप में आत्मा को मान लिया, जिनमें सबसे बुलंद तरीके से माना है डेकार्ट ने। सबसे बुलंद माना डेकार्ट ने। लॉक ने तो इतना कहा कि आत्मा है, किंतु आत्मा में कुछ भी जन्मजात ज्ञान नहीं है, ज्ञान सारा यहां से मिलता है। हम जब आते हैं हमारी आत्मा कोरे कागज की तरह होती है। क्या तो शब्द उसके लिए बोला था, कौन सा ब्लैंक का पता नहीं, कुछ था, एक शब्द है उसकी भाषा में, मतलब सेंस ये है कि आत्मा कोरे कागज की तरह है, इस पे जो कुछ भी लिखा जाएगा अनुभव के माध्यम से लिखा जाएगा, जन्मजात कुछ भी नहीं होगा। ये उसने एक सिद्धांत दिया, लेकिन सबने माना। ह्यूम फिर गया। ह्यूम ने कहा कि मैंने आत्मा को खोजने का बहुत प्रयास किया, मैं बार बार अंदर झांकता रहा, मैंने बहुत झांका, पर मुझे आत्मा मिली नहीं। जब मिली ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं अतः आत्मा नहीं है। फिर सब 6 के 6 कांट के मुंह करके बैठ गए कि कांट बाबा आप क्या कहते हैं। मतलब मैं मजाक में कह रहा हूं, इनमें से कुछ लोग मर गए थे उस समय तक, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि ऐसे बैठ गए। कांट ने फिर बोला भाई पता नहीं। और पता नहीं का मतलब क्या होता है? पता नहीं का मतलब होता है अज्ञेयवाद, यानी कि एग्नोस्टिसिज्म। और आगे चल के उसने समझाया कि आप ये तो मान सकते हैं कि हमारे भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सब चीजों को जोड़ता है आपस में। जैसे सोचिए कि आपने किसी को देखा, उसका चेहरा किसी से मिलता जुलता है जिसको आप जानते थे, इसको देखा, उसकी याद आ गई आपको, इनका लिंक बिठाने वाला कोई स्ट्रक्चर तो है हमारे अंदर। उसने कहा कि हमारी विभिन्न चेतन क्षमताओं के बीच में लिंक है, ये बात समझ में आती है। उस लिंक के लिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे भीतर कोई ना कोई सिस्टम काम करता है कॉन्शियसनेस का, लेकिन ये सिस्टम वैसा है जिसको लोग आत्मा कह रहे हैं, इस बात का दावा करना असंभव है। और जितने तर्क आत्मा के पक्ष में थे सब खारिज किए, आत्मा के विपक्ष में थे खारिज किए, और अंत में कहा कि आत्मा के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये भी हमारे ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है, ज्ञान की परिधि से बाहर है। हम जान ही नहीं सकते, कितना भी जोर लगा रहे हैं जान ही नहीं सकते। और कांट है बड़ा ईमानदार, कहते हैं कि जो ज्ञान की परिधि से बाहर है वो आस्था का विषय है। जब किसी बारे में जान ही नहीं सकते तो आप आस्था रखिए। आस्था का मतलब दोनों पक्ष हैं,
आपको है मानना है तो है मान लीजिए, नहीं है मानना तो नहीं है मान लीजिए। दावा मत ठोकिए, दूसरों को डराइए, धमकाइए मत। अगर आप आत्मा को मानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं मानता तो उसे चिल्लाइए मत, उसकी मर्जी। आप नहीं मानते, दूसरा मानता है, आप उसे मत चिल्लाइए, उसकी मर्जी, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा भी एक इंडिविजुअल चॉइस का मामला हो गया, यहाँ कोई निश्चित सिद्धांत देना मुश्किल है। तीसरी बात रही जगत। यहाँ जगत का मतलब ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गंगा नाला, वो नहीं, ये तो जगत के हिस्से हैं। जगत का मतलब होता है जगत की संपूर्णता। जगत का मतलब पूरा ब्रह्मांड, उसको बोलते हैं जगत। कि पूरा ब्रह्मांड नाम की कोई चीज है या नहीं है, इस पर भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते नहीं है, यानी उसकी कोई लिमिट्स हैं या नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जगत है, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने अंडा दिया, ऐसी सी बात करते हैं कुछ लोग। तो है कहने वाले भी कई लोग हैं, जिसमें मतलब स्पिनोजा भी है, लाइबनिज भी है, लगभग सब लोग, प्राय है सभी लोग मान लेते हैं कि जगत नाम की चीज भी है, जिसमें आप डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले सबको मान सकते हैं। ये सब लोग घुमा फिरा के मानते हैं कि जगत एक संरचना है। ह्यूम ने इस पर भी डाउट किया था कि कैसे मान लें, हमें दिख ही नहीं रहा। जगत कितना बड़ा है ये जानने के लिए हमें जगत को पूरा देखना होगा, और जगत को देखने के लिए जगत के बाहर निकलना पड़ेगा। आप घड़े के अंदर बैठ के घड़े के आकार का अनुमान कैसे कर सकते हैं? घड़े के बाहर निकलकर समझ सकते हैं घड़ा कितना बड़ा है। जगत में रहकर जगत को देखना ये कैसे संभव है? अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने भारत देश को देखा है? नहीं, मैप में तो आपने कुछ रेखाओं को देखा है जो भारत देश जैसे आकार की रेखाएं हैं। आप में से कितने लोगों ने भारत देश को देखा है? एक ने भी नहीं देखा। और गाने गवा लो भारत माता की जय टाइप के, गाने गाने को तैयार बैठे हैं, देखा एक ने भी नहीं है। भारत को वही देखेगा जो अंतरिक्ष में जाएगा, जिसको दुनिया पे भारत नजर आएगा, उसको देखेगा। भारत में होकर, पृथ्वी पर होकर पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। अगर चंद्रमा पे कोई मामा सच में रहते होंगे तो वो चंद्रमा को नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि वो चंद्रमा पे रहते हैं। वो पृथ्वी को देख सकते हैं। ब्रह्मांड को वही देख सकता है जो ब्रह्मांड के बाहर निकले, और ब्रह्मांड के बाहर निकल गया तो आएगा कैसे वापस? ये कोई निकलेगा ही कैसे? इसलिए ह्यूम ने करना भेना डाउट है मैं तो। फिर कांट से पूछा, कांट ने फिर बोला पता नहीं। हो सकता है कि सच में कोई ब्रह्मांड का निश्चित आकार हो, पर ये हम तभी दावा कर पाएंगे जब बाहर निकल के देख पाए। पर बाहर निकलकर देख नहीं पाए हैं, इससे ये भी कैसे मान लें कि ब्रह्मांड निश्चित है ही नहीं? हम नहीं देख पा रहे, क्या पता हो सकता है उसके बियॉन्ड हो। और ये भी जो है हमारे ज्ञान के क्षेत्र के बाहर है, इसलिए ये भी आस्था का विषय है। यदि आप मानते हैं कि ब्रह्मांड नाम की एक संरचना है, अगर तो आपने मान लिया कि अंतहीन है तब तो बात ही खत्म हो गई। आपको लगता है कि नहीं, एक संरचना है, किसने बनाई है। आप मानना चाहे मान लीजिए, ना मानना चाहे ना माने, किंतु साबित करना इसको भी संभव किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ईश्वर हो, आत्मा हो, जगत हो, तीनों मामलों में कांट का एक स्टैंड है, पता नहीं, अज्ञेय बात है। जगत से जुड़ा एक अंतिम विचार यह है कि जो जगत की वस्तुएं हैं वो हैं या नहीं है। अब सब चिंतित थे कि ये तो आदमी हर बात में पता नहीं बोल देता है, कहीं बोल दे ये भी नहीं पता, तब कैसे काम चलेगा। जैसे मदारी के सामने खड़े होते घबराहट होती है ना, ठीक वैसे जैसे कोई वस्तु जगत में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए गिलास आपके पास है कोई, और हमने कांट से पूछ लिया कि कांट भाई अब मुझे बस ये बता दो कि ये जो मेरे हाथ में गिलास है ये है या नहीं है। क्योंकि मैं घबरा गया हूं, क्योंकि आपने कहा ईश्वर भी पता नहीं, जगत पता नहीं और आत्मा पता नहीं, अब ये पता है कि नहीं पता, आपको ये बता दो मुझे बस। तो आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि वस्तु है, कुछ मानते कि नहीं है। जो लोग मानते हैं कि वस्तु है, कुछ मानते हैं कि नहीं है। नहीं है मानने वालों में एक व्यक्ति था बर्कले, एक व्यक्ति था लाइबनिज। भारत की बात करेंगे तो योगाचार विज्ञानवाद नाम का एक दर्शन हुआ जो मानता है कि वस्तु नहीं है। आपको प्रतीत हो रहा है कि वस्तु है, दरअसल वस्तु नहीं है। अभी अभी आपने हेगेल को पढ़ा, हेगेल क्या मानता है? वस्तु है कि वस्तु का विचार मात्र है? हेगेल कहता है वस्तु का विचार मात्र है। सब बकवास है, कुछ नहीं है। ये सब प्रत्ययवादी लोग हैं। प्रत्ययवादी मानते हैं कि वस्तु नहीं होती है, और जो वस्तुवादी होते हैं वो मानते हैं कि वस्तु होती है। इसमें अधिकांश लोग, जैसे डेकार्ट है, अब डेकार्ट को यहाँ रख सकते हैं, आप लॉ को यहाँ रख सकते हैं, ये सब लोग मानते हैं कि वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं। सब लोगों ने कांट को देखा घूम के कि ये क्या बोलेगा। कांट ने कहा देखो भाई, दो हिस्से कर लो इसके, एक हिस्सा है फिनोमिना और एक है नौमिना। नौमिना, NOUMENA, फिनोमिना एंड नियोमिना इसको बोल देते हैं। अब इसको यूं समझें, आप ध्यान से समझें कि मान लीजिए कि एक गिलास नाम की वस्तु है। ये गिलास लग रहा है आपको देखने में? नहीं लग रहा है तो मान लो कि गिलास है, और लग रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब शायद लगना शुरू हो, अब लग रहा है, चलिए, नहीं तो लगा लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, ठीक है, ये गिलास है। अब क्या होगा? प्रकाश की किरण इस पर टकराई और टकराकर परावर्तित होकर चली गई एक आंख में। इसको आंख मान लेना है चुपचाप, इससे सुंदर आंख मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो मान लेना है कि प्रकाश की किरण इस गिलास से टकराकर परावर्तित होकर चली गई आंख के अंदर। आंख को इससे मिल गया इनपुट, ये जो गया है ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है। पर आंख ने जब ये दिमाग के पास भेजा
उससे पहले आंख ने दो चीजें जोड़ दी, एक स्पेस और एक टाइम। स्पेस और टाइम आंख और दिमाग के बीच की स्थितियां हैं, या आंख से पहले की स्थितियां। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आंख जब भी कुछ देखती है, स्पेस और टाइम उसमें ऐड करके ही दिमाग को भेजती है। आकार और समय वो सब चीज जुड़ती है, उसमें फिर भेजती है। फिर दिमाग क्या करता है, दिमाग में बहुत सारी कैटेगरीज बनी होती हैं, बहुत सारी कोटियां बनी होती हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से दिमाग इसकी व्याख्या करता है और फिर निष्कर्ष निकालता है कि ये एक गिलास है। ठीक है, यहां से बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, तो दो चीजें हो गई। एक, जो मैंने देखा, जहां से इनपुट आया, देश काल और दिमाग से होते हुए अंत में निष्कर्ष निकला, इसका नाम है फिनोमिना। और एक वो चीज है जहां से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आई थी, उसका नाम है न्योमिना। अब आप मुझे ये बताएं कि गिलास मुझे कैसा दिख रहा है मैं ये जानता हूं, या गिलास मूल रूप में कैसा है मैं ये भी जानता हूं? कितने लोग मानते हैं कि दोनों जानते हैं? हाथ खड़ा मत कर देना, बुरा बना दूंगा, ध्यान रखना। इसको तो हम जान ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में, क्योंकि इनपुट आया, स्पेस टाइम बुद्धि की कोटियां उनसे मर्ज होकर हमारे पास आया, और इन दोनों चीजों को माइनस करके हम देख ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं देख सकते। कांट यूं कहता है कि मान लो कि आपके चश्मे पर, आपकी आंखों पर दो चश्मे चढ़ा दिए गए हैं और चश्मा त्वचा में सिला हुआ है, आप उसको हटा नहीं सकते। सबके आंखों पे चश्मा लगा दें लाल रंग का, त्वचा में सिल दें, और उसके बाद मैं कहूंगी बोर्ड किस रंग का, क्या बोलेंगे? लाल। और क्योंकि सबको लाल चश्मा चढ़ा ही हुआ है, लाल चश्मा उतार के देखना संभव ही नहीं है, इसलिए क्या एक भी व्यक्ति ये जान पाएगा कि बोर्ड का मूल रंग क्या है? आज थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है मुझे, आ रहा है समझ में? तुमको आ रहा है पक्का? चलिए जी। इसलिए कांट ने कहा कि सारे मनुष्यों की क्षमताएं एक जैसी, ये मानने में दिक्कत नहीं है। इसलिए सब मनुष्यों को वस्तु एक जैसी दिखती है, ये मानने के बाद भी तय नहीं होता कि वस्तु मूल रूप में वैसी ही है। अच्छा, अगर 5 लोग एक वस्तु को देखें और ड्रॉ करें और उससे हम निष्कर्ष निकालें वस्तु कैसी है, इससे पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सबकी ड्राइंग एक जैसी है या नहीं? पहले तो ये निकलेगा, क्योंकि अगर मेरे जैसा हुआ तो मैं तो गिलास को बना दूंगा घोड़ा टाइप का, तो ड्राइंग से क्या पता लगेगा? एक तो ये है। दूसरा, पांचों को एक वस्तु जैसी दिख रही है उसी को तो ड्रॉ करेंगे, मूल वस्तु जो दिखी नहीं रही उसको कैसे ड्रॉ? कांट ये भी नहीं कह रहा, कांट कह रहा है कि मूल वस्तु ऐसी ही है या नहीं है मैं नहीं जानता, संभव है कि मूल वस्तु वैसी ही हो। अगर मान ले कि इनपुट के आउटपुट बनने तक का प्रोसेस न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे मूल वस्तु वैसी ही है जैसी हमें दिख रही है। पर यदि इस प्रोसेस में डिस्टोर्शंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हम देख पा रहे हैं वो अलग है और जो मूल वस्तु थी वो अलग है। और मूल वस्तु कैसी थी, कोई माई का लाल कितनी भी ताकत लगा ले जान नहीं सकता कि मूल वस्तु अपने आप में कैसी थी, क्योंकि उसको जानने की प्रक्रिया में ही डिस्टोर्शंस हैं, और वो डिस्टोर्शंस ह्यूमन क्षमताओं से परे के डिस्टोर्शंस हैं, हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि हम जो दुनिया देखते हैं वो फिनोमिना की दुनिया है। प्रतीत क्या होता है उसकी दुनिया है, हम सबको एक जैसा प्रतीत होता है, वो समझ में आ रहा है, और उसके बाद ही प्रतीत होता है, क्योंकि वास्तविक जगत को जानना हमारी इंद्रिय क्षमताओं से परे की बात है। तो थोड़ा सा तनाव में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कांट की तत्व मीमांसा के निष्कर्ष अगर 4 वाक्य में बोलने हो, चारों। नंबर 1, ईश्वर है या नहीं है पता नहीं। पता नहीं का मतलब अज्ञेय बात, यानी आस्था का मसला है, मानना है मान लीजिए, नहीं मानना मत मानिए, दावा मत ठोकना वरना कांट आके ठोकेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, आत्मा है या नहीं पता नहीं, आस्था का विषय है, मानना है मान लीजिए, किंतु डैश 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 डैश। तीसरा, जगत का आकार कितना है पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ज्ञान से परे का विषय है, आस्था का विषय है, मानने मान लीजिए, नहीं मानने मत मानिए, किंतु डैश 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 डैश। चौथा, जिन वस्तुओं को अक्सर देखते हैं वो है या नहीं, वो हैं, क्योंकि जब तक ये इनपुट आएगा ही नहीं हम कैसे कल्पना करेंगे, इनपुट चाहिए। तो कांट कह रहे ये पक्का है कि जब मुझे कुछ दिखता है तो कुछ ना कुछ तो है। इस बात का कोई दावा नहीं है कि जो मुझे दिखता है और जो वास्तव में है एक जैसा है, एक जैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस पर भी दावा नहीं। लेकिन मनुष्य जिस दुनिया को देखते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, वो दुनिया फिनोमेना की दुनिया है, हमें इसी के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में ही बात करनी चाहिए, ये व्यावहारिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, इतनी दुनिया काफी है हमारे लिए। अब आप कांट की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा पढ़ने के बाद अब जिस बिंदु पर आ गए हैं उसको बोलते हैं नीति मीमांसा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शुभ काम न आए। उठ के बोलो जोर से। निष्कर्ष यही है कि निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, ये भी तो निष्कर्ष है। मुझे एक ही बात पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, और मैं यह जानकर निश्चिंत हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। कम से कम ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, बाकी लोग ये भी नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते हैं। ये कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है ये, और खुश रहने के लिए कांट के लिए इतना काफी है।